डिस्कशंस का इस इन यह है कि सी टेक्नोलॉजीज पे तरफ हम बढ़ रहे हैं, बहुत सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं और ट्रेडिशनल जो हमारा एग्रीकल्चरल या जो ट्रेडिशनल प्रोसेस था उस वाटर को कंजर्व करने का या यूटिलाइजेशन का, वो कहीं ख़त्म होता जा रहा है। तो क्या इन दोनों के बीच का समन्वय पॉसिबल है? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ही इज। तो आई विल जस्ट आस्क। ओके ओके, सो ओके 36 से, हाँ तो आप बताएं। आप जस वैसे ते बने गोठियाए हंसते। मैं विपिन दुबे भूजल वैज्ञानिक हूँ और छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। और बहुत अच्छा बात कहे हंसते, नदी के पानी ला महू पिए हो और कुआं के पानी ला भी गलोक महू पिए हो। लेकिन आज हमारे छत्तीसगढ़ में पानी की स्थिति ऐसे है कि न तो कुआं के पानी पी सकस न नदी के पानी पी सकस। और ओकरे वजह से शासन जो है तुमन ला पानी के मुहैया जो उपलब्ध करावत है ओकर सेती वो ट्यूबवेल के खनन करात है। अब ट्यूबवेल के खनन कराए से का नुकसान होवत है कि जगह जगह ट्यूबवेल खोदावत है गांव में, तो वो ट्यूबवेल के कारण तोर गांव के अंदर के जतका जो कुआं मन है वो मन सुखावत है। और ट्यूबवेल में पानी के कोड़ाई के चक्कर में नदी के पानी घलो खींचत है। कारण कि जतका जो स्रोत ट्यूबवेल में आते ना वो नदी से अंदर अंदर, जिसे हमारे नस नाड़ी मन पीछे है, जिसे हमारा हार्ट है, हृदय, हृदय से के काम है खून ला पंप करना, वैसने नदी है। वो नदी जो है पानी ला पूरा जमीन के भीतरी में पंप करते और वो ट्यूबवेल तक पहुँचते। तो नदी कहाँ ले बाछी, तो एक तरफ ट्यूबवेल से नदी घलोक पानी कम होवत है और तोर कुआं के पानी घलोक सुखावत है। और दूसर तोर बात ये है कि जो झिल्ली बिछाने वाला खेत में है ओकर से का है कि बहुत कम जगह झिल्लियाँ घेरते हो, लेकिन मिट्टी के सतह बहुत बाचेर थे वहू में। ऐसे नहीं कि ओकर अंदर ले पानी नहीं जाही, पानी जाही, लेकिन ते एक बहुत अच्छा प्रश्न नहीं करे कि माटी से पानी अंदर नहीं जाए करके। ये तो बिल्कुल सच बात बोलत हंसते, बहुत ही सच बात है। ये 2 दिन के सेमिनार में मैं जो है बड़े बड़े साइंटिस्ट और आईआईटी के सब जन आइस, लेकिन एक बहुत ही गंभीर मुद्दा में कोनो जन बात नहीं करे है और वो है मिट्टी के अंदर से पानी की रिसना। बरसात के पानी जब माटी में गिरते ना, हर आदमी सोचते कि बारिश के पानी माटी में गिरिस और वो अंदर जाके तरीम घुस जाते पत्थरा में। ऐसे नहीं होए, ओला घुसे में बहुत समय लगते। भगवान हर जगह धरती के ऊपर में एक फिल्टर बेड बना के रखे हुए हैं, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो नदी हो, या चाहे कुछ भी हो, बिना छने पानी नीचे नहीं जा सके। और ओकर छन्नी इतना बारीक है कि ओला पानी में जाए में कई सौ साल भी लग जाते। और हमन जो पानी निकाला था जमीन के भीतरी ले, वो कई सौ साल के जमा पूंजी पानी जो निकाल निकाल के ओट ओट के हमन जो है ओला बर्बाद कर डालें। और आज ये स्थिति में पहुंच गए कि नीति आयोग बोला थे कि भाई तो भारत देश के 25 शहर जो है 2025 और 2030 के बीच में जमीन के नीचे की पूरा पानी खाली हो जाइए। तो ये स्थिति जो है एक सामान्य आदमी के लिए यही है कि वो समझते कि बहुत मस्त बढ़िया पानी नीचे चले जाते, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मैं हिंदी में आऊँगा क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक ये थे मिट्टी में पानी घुसने का। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि जितने भी वाटर कंजर्वेशनिस्ट जो काम कर रहे हैं, चाहे वो कितनी बड़े अवार्डी क्यों ना हो, उनको बस एक चीज़ में ध्यान रखना होगा का कि वी शुड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द वाटर रादर देन द क्वांटिटी ऑफ द वाटर। ईच एंड एवरी ड्रॉप विच यू आर ऑगमेंटिंग, which you are impounding in the subsurface soil, you should be definite that it should be very pure. उसके बिना वो पानी नीचे नहीं उतरना चाहिए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। और दूसरा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो यहाँ पे जो साइंटिस्ट जो बैठे हुए हैं, कि वाटर वियरिंग रॉक्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ऑगमेंटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर। हम जो रेन वाटर जमीन के अंदर में परकोलेट कर रहे हैं, आप 4 एकड़ का पॉन्ड बना लीजिए, एंड इफ यू आर नॉट नोइंग
that the water bearing rock which is lying below that 4-acre land is not a good water bearing rock and it doesn't contain any kind of fracture, lineaments, cracks, or if it is not in a semi weathered or the weather condition, the single drop of water will not go down. केवल आप एक टैंक बनाएंगे, ठीक है, वो पानी आप जमा कर रहे हैं, वो संरक्षण हमारे काम में आएगा, उससे हम खेती किसानी करेंगे, उसमें हम निस्तारी का काम करेंगे, उसमें हम नहाएंगे धोएंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन एक वो केवल वाटर टैंक का ही काम करेगा. तो बिफोर डूइंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्क इन एनी एरिया, वन शुड बी वेरी डेफिनेट दैट देयर शुड बी अ गुड वाटर बियरिंग रॉक बिलो द सॉइल. इवन सॉइल प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल. यहाँ तक कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी की सरंध्रता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. इफ यू डू नॉट नो द टेक्सचर एंड द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल, वॉट एवर द सॉइल वाटर यू आर एडिंग इन द सॉइल, इट विल नॉट गो इन द वाटर बियरिंग रॉक. वो अंदर ही अंदर उसका सब सरफेस रन ऑफ हो जाएगा, वो फिर से जा करके नदी में मिलेगा और नदी से जा करके वो समुद्र में मिल जाएगा. तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए. और चूंकि मुझे माइक मिला है तो हम भी छोड़ूंगा नहीं. एक मैं 5R का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा. मैं एक 5R का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, खास करके जो कि बच्चे बैठे इसलिए मेरे को वो ध्यान आ गया, क्योंकि प्राय मैं दिल्ली में जब मुझे वाटर हीरो अवार्ड मिला था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, मुझे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में बहुत अवार्ड्स मिले हैं, मैनी रिसर्च पेपर आए पब्लिश. लेकिन एक मैं 5R का कॉन्सेप्ट बताता हूँ. ये पूरे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, इसका जरूर ध्यान रखना. एक पहला R जो है वो है रिड्यूस. यू रिड्यूस योर वाटर कंजम्पशन. आप यदि अपने वाटर कंजम्पशन को रोज रिड्यूस कर रहे हैं घर में, तो आप वाटर कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं और आप एक जल योद्धा हैं अपने घर में. और दूसरा है आर, आप लिख लो, जो रीयूज ऑफ ग्रे वाटर. इफ यू आर रीयूजिंग ऑफ योर ग्रे वाटर, आप एक जल योद्धा हैं. तीसरा आप आर लिख लीजिए, रिसाइकल ऑफ वेस्ट वाटर. जैसे टेक्नोलॉजी की बात यहां पर हो रही थी, टेक्नोलॉजी इज वेरी यूजफुल इन जियोलॉजी, वेरी यूजफुल. रिमोट सेंसिंग के ऊपर में उन्होंने बात की थी शर्मा जी ने. रिमोट सेंसिंग मैपिंग से हम एक्विफर मैपिंग का डिलिनिएशन कर सकते हैं. कहाँ कहाँ पर धमतरी के अंदर में एक्विफर रॉक है, उस जगह पर यदि हम वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उससे हमको कितना बेनिफिट मिलेगा. तो टेक्नोलॉजी प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल. और चौथा जो आर है वो है रिचार्ज. यू हैव टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर. आपको रिचार्ज करना होगा ग्राउंड वाटर को. और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए उसमें मैंने 2G का मैंने कॉन्सेप्ट दिया है. वो है गजलिंग ऑफ वाटर एट रूरल एरिया एंड गशिंग ऑफ वाटर ऑन द रोड इन द अर्बन एरिया. तो रूरल एरिया में गजलिंग ऑफ वाटर मतलब ऐसे क्रॉप जो बहुत पानी पीता है, उस पर हमें कंट्रोल करना होगा, उसको हमें बदलना होगा, उसको हमें रिसाइकल करना होगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी रूरल एरिया में बचा सके. और अर्बन एरिया में जो गशिंग ऑफ वाटर होता है, जो ओवर फ्लडिंग होता है, सड़कें खराब होती है, नाले के गंदे पानी सड़क में बहते रहते हैं, उसको बंद करने के लिए, चूंकि शहर में अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया, शहरीकरण, तो आपको वहाँ पर ज़मीन बिल्कुल भी नहीं बची है, क्योंकि वो कंक्रीट का जंगल बन चुका है. वहाँ पर छत आपकी बची हुई है जो साफ सुथरी है. वो छत के ऊपर में जो बारिश होती है, उस बारिश को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सेंट्रल वाटर बोर्ड के मैनुअल में फिल्टर का डिज़ाइन दिया हुआ है. जो हॉरिजॉन्टल फिल्टर था, मैंने उसको वर्टिकल करके नया इन्वेंशन किया है. और मेरे वर्टिकल फिल्टर्स जो है, मैंने उसको पेटेंट नहीं कराया है, और वो पूरा नेशनल लेवल में वो फिल्टर लग रहे हैं आज की तारीख में. और ऐसे फिल्टर मैंने छत्तीसगढ़ में 10,000 फिल्टर लगाए हैं और बिलियंस लीटर्स ऑफ वाटर वहाँ पर परकोलेट हो रहे हैं. तो ये जो चीज़ें हैं वो हमको करनी है, तभी हम पानी को जो है बचा सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. अब दो प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, मैं उस पर आ रहा हूँ. दो प्रोस्पेक्ट्स आए. एक प्रोस्पेक्ट था जहाँ लोगों ने ये कहा कि पॉलीथीन को भी लगा कर करके हम पानी को नहीं कर रहे हैं, या जो हमारी पुरानी तकनीक थी या पुरानी पद्धति थी उसमें और नई पद्धति, सो दोनों चीज़ों में यही डिफरेंस है कि ये जो चर्चा है वो यही है कि क्या हम उस एनिशियन टेक्नोलॉजी या एनिशियन सिस्टम पे काम करें, या उस साइंटिफिक मेथड पे जिस पे प्रोफेसर ने रिसर्च कर करके ये हमें बताया कि यस, दोनों की इम्पोर्टेंस इम्पॉर्टेंट है.
उन्होंने अपने पॉइंट्स को बहुत अच्छा रखा है। तो इसी चर्चा पे फर्दर और आगे बढ़ाते हुए हमारे पास आई थिंक हरीश का एक और क्वेश्चन है, questions हैं। हाँ किसी बच्चे का है। हम उस पर कंटिन्यू करेंगे और फिर फाइनली हम सारे पैनलिस्ट यहाँ से भी आएंगे। बट पहले हम चूंकि चाहते हैं कि हम बड़े लोग पहले काफ़ी बोल चुके हैं, तो क्यों ना पहले बच्चे से सुनना जाए, प्लीज़। हाँ, मेरा नाम प्रियंका निषाद है। मैं कक्षा 12वीं साइंस बायो की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन था कि हम पढ़े लिखे लोग तो समझते हैं पानी की समस्याओं को, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जो अनपढ़ लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं। तो मतलब ये समस्या को गांव के स्तर पर रखा जाए और उन्हें अनपढ़ लोगों को भी अच्छे से समझाया जाए पानी की समस्याओं को, और पानी की बचत की जाए। थैंक यू सर। कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं सर, जस्ट मिनट एक क्वेश्चन और एक ले लेते क्वेश्चन, हैं। हाँ ठीक है, ओके। हाँ, सर, मैं रविंद्र साहू, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परखंदा। मेरा एक प्रश्न है और एक सुझाव भी है। प्रश्न को मैं पहले कह देता हूं सर, जो मेरे मन में डाउट है। पानी के संरक्षण के संबंध में जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पिताजी किसानी करते थे। उस समय किसी ने बताया था कि जो बारिश की जो पानी आती है, उस पानी को बहने से बचाने के लिए जो हम लोग, हमारे घर में नलकूप है, तो नलकूप में जो पाइप लगा रहता है, जब हम मोटर चालू करते हैं तो पानी निकलता है, और जैसे ही बंद करते हैं वो पानी यदि दबाव सही लगे तो पानी खींचने लगता है। तो उसका उपयोग करके खेतों में जो पानी बहते रहता है, बाहर का जो पानी बारिश का, तो उसको खींचने का प्रयास करते थे। तो कुछ लोगों ने उसमें मना किया, क्योंकि खेतों में केमिकल रहता है और केमिकल उसके माध्यम से पानी में जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने बंद कर दिया। क्या सही क्या गलत, ये मेरा प्रश्न है। दूसरा मेरा सुझाव ये है सर, मैं इसमें एक सुझाव देना चाह रहा हूँ कि हमारा जो ये जो छत्तीसगढ़ है वो कृषि प्रधान है, और कृषि प्रधान में सबसे ज्यादा खेत ये हमारे जो धमतरी जिला में जो फसल उगाई जाती है वो धान की, और धान में सबसे ज्यादा पानी लगता है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि हमारे जो किसान भाई हैं, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, इसलिए मैं इस बात को समझता हूँ, क्योंकि चने का फसल या गेहूं का फसल लेंगे तो बहुत कम पानी लगेगा, नो डाउट, क्योंकि हम लोग देखते हैं, लेकिन उसमें उत्पादन उतना नहीं हो पाता कि हम लोग अपनी जीविका चला सके, किसान भाई अपनी जीविका चला सके। तो मेरा एक सुझाव ये था कि यदि कोई किसान चने का फसल लेता है, गेहूं का दलहन तिलहन का फसल लेता है, तो एक हम उनको इंसेंटिव दे सकते हैं कि उसका बिजली बिल माफ कर दिया जाए। क्योंकि हम चने का फसल ले, चाहे गेहूं का फसल ले, चाहे धान की फसल ले, बिजली बिल तो पटाना ही पड़ेगा पंप का, एक नियम है। तो ऐसा कुछ नियम बनाई जाए कि जो चने का फसल लेंगे, दलहन तिलहन का फसल ले, उनका बिजली बिल, पंप का बिजली बिल, मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो माफ कर दिया जाए। दूसरा सर, इसमें एक सुझाव ये है कि जो दलहन और तिलहन क्रॉप करेंगे रबी फसल का, उसका समर्थन मूल्य में क्रय हो। समर्थन मूल्य बड़ी चीज है सर हम लोगों के लिए। जैसे हम लोग धान चना का फसल उगाते हैं, गेहूं का फसल उगाते हैं, और मार्केट में जाते हैं बहुत कम दाम मिलता है, तो किसान उससे निराश हो जाते हैं, आगे चल के वो एन के प्रकार धान में उतर आते हैं। तो ये बड़ी समस्या है सर। तो एक समर्थन मूल्य की बात हो जाए कंटिन्यू, और एक बिजली बिल उसको माफ कर दिया जाए, तो ये दो बड़ी बात मेरे ख्याल से हमारे किसानों के लिए हो सकती है। तो हो सकता है हम जो धान के चक्कर में ज्यादा पानी का वेस्ट करते हैं वो बच जाए। ये मेरा एक सुझाव है सर। थैंक यू। समर्थन हेलो 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 सर, आजकल हम लोग जो शहरों में जो आरओ वाटर का कॉन्सेप्ट है, आरओ वाटर पीना है, तो उसमें एक समझ में आया कि आरओ वाटर 1 लीटर आरओ वाटर के लिए 2 लीटर पानी डालते हैं, तो 1 लीटर आरओ वाटर निकलता है और 1 लीटर वेस्ट होता है। तो जो आरओ कंपनियां जितनी भी है, कहीं ना कहीं अगर मैं देखता हूँ, मेरे यहाँ भी देखता हूँ कि हम लोग एक टैंक लगा के रखे हैं नीचे में, और उसको क्लीनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन मैक्सिमम जगह पे ये देखा गया है कि जो आरओ क्लीनिंग होती है वाटर की, वो वेस्ट हो जाती है। तो ये आरओ कंपनियों में जितनी भी प्यूरिफाइड वाटर कंपनियां हैं, वो जो अपनी मशीन्स बना रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक सिस्टम बनाए कि जो वेस्ट वाटर है उसका भी एक स्टोरेज हो और उसको फिर अदर एक्टिविटी में यूज़ हो जाए। तो कि 50% वाटर मुझे लगता है कि वेस्ट होता है इसमें, 1 लीटर निकालने में 1 लीटर वेस्ट होता है। थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। वन लास्ट क्वेश्चन कर देता क्वेश्चन का। हेलो, आप जो समर्थन मूल्य की जो बात कर रहे हैं, माफी और कर्ज माफी की, वो तो शासन प्रशासन स्तर में ही हो पाएगा। वो हम लोग यहाँ पर उसके अगेंस्ट मतलब फेवर में कोई बोल नहीं सकते हैं। और रही आपकी बात जो ट्यूबवेल में के अंदर में पानी आने की, ऐसे मेरे पास मोबाइल के अंदर में मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 200 से 300 वीडियोस हैं
जो किसान के जो लोग हैं वो ट्यूबवेल के अंदर में अपने खेतों के पानी को डाल रहे हैं। तो ये प्रयास मैं संदेश देना चाहूँगा कि इस प्रकार का किसी भी प्रकार का इस प्रकार का प्रयास ना करें। इतने हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं, पेस्टिसाइड्स रहते हैं, वो यदि आप ट्यूबवेल के अंदर में उसको ऐड करेंगे तो आप सोचिए कि वो केवल उसी ट्यूबवेल का पानी खराब नहीं होगा, वो ट्यूबवेल नेचुरली जो ज़मीन के अंदर में जो स्ट्रीम्स हैं, वो स्ट्रीम्स से वो पानी बहते हुए कई किलोमीटर, यदि आपके गांव में जो पानी बह रहा है वो धमतरी में भी आ सकता है, धमतरी से वो कांकेर भी जा सकता है। तो इस प्रकार का खेल कभी ना खेले। और यदि आपके नज़र में ऐसी कोई आती है, आप देखते हैं अपने गांव ग्रामीण स्तर पर, तो आप जा के तुरंत उसे अपने सरपंच या जो भी पंचायत के लोग हैं उन्हें खबर करें, सूचित करें, बकायदा एप्लीकेशन दे करके, और उसका एक आप कॉपी अपने पास रखिए, उसका प्रतिलिपि। और यदि उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप कलेक्टर के पास जाकर शिकायत करें। मैंने ऐसे कई सारे नलकूपों को राष्ट्रीय स्तर पर मैंने बंद करवाया है, कई सारे जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे थे। और ज़मीन के अंदर जो इतना प्रेशियस वाटर है, जो कई 100 साल का जमा पूंजी को हमको ख़राब करने में मुश्किल से 1 घंटे भी नहीं लगता है, और उसको रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल है। और ग्रामीण स्तर में आप जो हार्वेस्टिंग की बात कर रहे थे, पुराने समय में ट्रेडिशनली हम लोग सोक्ता बनाते थे, छत्तीसगढ़ी में हम लोग सोक्ता ही बोलते हैं, और ये ढार गांव में हम डबरी घलोक बोलते हैं। तो डबरी के योजना में मतलब इस मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन को जरूर कहूँगा कि हर गांव में, हर किसान के खेत में वो डबरी की योजना जरूर लाए, उसको जल डबरी का नाम दे, ऐसा कोई अच्छा प्रयास जरूर करना चाहिए। और किसानों, और एक बच्ची वो शिक्षित होने की बात कर रही थी, तो हमें वाटर लिटरेसी का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए। ये प्रोग्राम मैं पूरे छत्तीसगढ़ में चला रहा हूँ, और मैंने कई 100 स्कूल में, कई 100 कॉलेजेस में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में, NITs में, सभी जगह जाकर मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे करके घर के अंदर में एक एक बूंद पानी को हमको कैसे बचाना है, वो 4 महीने की बारिश को छोड़ करके 8 महीना हमको अपने रेगुलर यूज़ में पानी को कैसे बचाना है, वो हमको काम जरूर करना चाहिए। एक जापान की जो मैडम आई है, उन्होंने एक बहुत ही, नहीं पता किन्होंने नोटिस किया कि नहीं किया, बट आई हैव नोटिस इट वाज अ वेरी माइनर पॉइंट बट मेजर इशू, वो लीकेज का। वो जो लीकेज जो हम अपने घरों के अंदर में करते हैं और पूरे शहर के अंदर में हो रहा है, सभी नल में हो रहा है, तो यू विल नॉट बिलीव 3.4 ट्रिलियन लीटर्स ऑफ वाटर हम लोग हर रोज भारत देश में वेस्ट करते हैं। 3.4 ट्रिलियन लीटर्स ऑफ वाटर। तो हमें इन लीकेजों के ऊपर भी ध्यान देना है, और वाटर लिटरेसी से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम बृहद मात्रा में चलाना चाहिए, और हर गांव में डबरी की योजना जरूर चलाएं। क्योंकि ग्रामीण स्तर में इसलिए चलाना जरूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा दोहन यदि ग्राउंड वाटर का होता है 85% वो ग्रामीण में ही होता है, और ग्रामीण में ही हमको पानी को सुरक्षित रखना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ में पिछले 32 साल से हर गांव में, मैं सिर्फ कंजर्वेशन का ही काम नहीं करता हूँ, आई एम अ जियोफिजिसिस्ट, मैं जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन का भी काम करता हूँ। सर थोड़ा सा इस पॉइंट पे रोकूंगा मैं आपको, बिकॉज हमारे कुछ पैनलिस्ट हैं नेशनल और इंटरनेशनल, इनकी फ्लाइट्स है, सो उनको जाना है। Okay, तो it's all आपके right. उस पर कंटिन्यू करेंगे। सो आई विल जस्ट आस्क वन लास्ट क्वेश्चन टू यू एंड देन इवन फॉर द इंटरनेशनल पैनलिस्ट, एंड देन यू कैन डिस्कस अबाउट दैट। जो ये हमारा डिस्कशंस है आप सुन रहे हैं, और 2 दिनों से जो भी हमारी इन चीज़ों पे आया है, एक ही चीज़, एक क्वेश्चन है, आई नो, मैं उसके बाद में लूँगा बिकॉज इनकी फ्लाइट्स है तो दे हैव टू रश इट आउट। तो आई नो कि वो क्वेश्चन आंसर हम फिर अभी कंटिन्यू चर्चा जारी रखेंगे, बट जिनको जाना है उनको हम पहले थोड़ा सा वो कर दें। तो सिर्फ एक ये रिसर्चर्स के अपने व्यूज़ हैं, इंडिविजुअल्स के अपने व्यूज़ हैं, बीइंग एज चारों स्टेक होल्डर, सर ने जैसे बताया, इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके अपने एक रिस्ट्रिक्शंस हैं पॉलिसीज़ एंड फ्रेमवर्क्स को लेके। इन सारी चीज़ों को देख करके हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं एज एन इंडिविजुअल। अगर मैं पार्थो आपसे पूछूं कि एज एन इंडिविजुअल आपका क्या सजेशन है, और क्या आप प्रोस्पेक्ट्स लेकर के या क्या मैसेज देना चाहेंगे इस जल जगार मिशन की तरह से, कि
कैसे इन चीज़ों को हम फर्दर आगे लेकर के चल सकें, एंड दैट्स व्हाई थैंक यू राजीव। मैं एक बच्ची ने सवाल पूछा था कि सिटी के लोग बहुत लिटरेट होते हैं, गांव के लोग एडुकेटेड होते हैं। यू यूज द वर्ड एडुकेटेड। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हम लोग सिर्फ शिक्षित हैं, हम लोग एडुकेटेड नहीं हैं। मतलब एटलीस्ट मैं, क्योंकि मैं शहर से आया हूँ, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग वो जीते हैं। सो एक्चुअली यू आर फार मोर एडुकेटेड देन अस, मेनी ऑफ अस। सो प्लीज बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। दूसरा चीज ये है कि प्रशांत फ्रॉम उड़ीसा, यू आस्क्ड अ क्वेश्चन सर, इनफैक्ट यू प्रेजेंटेड अ पॉइंट। एक पॉइंट था और वो था कि हाउ ना cities extract resources out of the rural। ये जो रूरल इकोनॉमी है, ये जो रूरल रिसोर्सेज हैं, साफ हवा कहाँ है? गांव में है। साफ पानी किधर है? 24 घंटा 24/7 पानी है तो कहाँ है? सिर्फ गांव में है। तो आपको अपना रिसोर्स बचाना है। यू हैव टू प्रोटेक्ट दिस रिसोर्स। अगर आप नहीं बचाएंगे तो हो सकता है कि जो वो प्रशांत कह रहे थे, सर आप जो कह रहे थे, मे बी इट बिकम्स ट्रू कि शहर उस रिसोर्स को ले ले। सो आई थिंक द एक्विफर्स एंड द वाटर रिसोर्सेज जो कि एक गांव में है, मेरे ख्याल से उसको बचाना फार मोर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग एक छोटे इकोलॉजी में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा तो जो हो गया है वो हो गया है, ठीक है, लेकिन आप तो बचा सकते हैं। तो राजीव ने बोला कि क्या मैसेज है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जल जगार इज माइंड ब्लोइंग एट अ लेवल। मतलब इस लेवल पे कुछ ऐसा चर्चा हो सकता है, मैं तो यही नहीं सोच सकता हूँ। मैं नहीं सोच सकता, मैंने आज तक कभी पानी पे इस लेवल का कोई चर्चा अटेंड ही नहीं किया। सो मेरे हिसाब से ये छत्तीसगढ़ के लिए पहली बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज ये है, थैंक यू, दूसरी चीज ये है कि इंडिजिनस नॉलेज, जो आदिवासी नॉलेज, जो ट्रेडिशनल नॉलेज, अगर वो बचा है तो वो कहाँ है? वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही शायद सबसे ज्यादा होगा पूरे भारत में। तो आई थिंक द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट छत्तीसगढ़ इज सिटिंग ऑन इज फार फार मोर देन मेनी अदर कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। सो अगर आप वो उन ट्रेडिशनल नॉलेज को किसी तरीके से निचोड़ के उसका इस्तेमाल कर सके, तो सर मुझे मालूम नहीं कितना पॉसिबल है, लेकिन आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड। सो माई सजेशन टू छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को विल बी कि आप लोग अपना जो इंडिजियस नॉलेज है और इंडिजियस रिसोर्सेज हैं, काइंडली उसको बचा के रखिए, क्योंकि उसका बहुत यूनिकनेस है। आप लोग वो भी अनएडल्ट्रेटेड है एट दिस स्टेज, क्योंकि वंस द एडल्ट्रेशन साइकिल कम्स, then I think it will become very difficult to protect it. Thank you very much. So Harish, now your turn. One more questions from their end, and in between those who are planning to, I think you are planning to leave. Okay, so you can proceed. Hans, if you want, you can. Okay, you want to join? You want to continue? One more. No, 1 point. Okay, he want to is Yeah. Yeah, people. No, I just want to highlight one point about pricing of water, the value of water. In Denmark, I pay around 800 rupees per 1,000 liter. So that's around the price. We have 24/7, 100%, less than 5% leakage. This is why we agree to this price. Of course, price levels are not comparable with India. The principle is we pay what it costs to abstract it, to clean it, to distribute it, to collect it again afterwards, to clean it, to put it into the environment. So we are paying what it costs. I just want to raise that point. सो इन्होंने जो बोला, कहते हैं कि डेनमार्क में पानी की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है।
वो इसलिए ज़्यादा है और उनको पे करना पड़ रहा है क्योंकि वो जितनी बार पानी का यूज़ कर रहे हैं उसका फिर फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी उसको कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसका फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, फिर उसको रीयूजिबिलिटी में लेके आ रहे हैं और फिर उसको इस तरीके से इन सारी चीज़ों के लिए वो पैसे के लिए पे कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी वो चीज़ नहीं है, हम उसमें जाना चाहते हैं आगे इन सारी चीज़ों पे जो भी जो डिस्कशंस होगा। हरीश एक क्वेश्चन आपका पहले ले ले, फिर उसके बाद हम उस पर और डिस्कशंस करेंगे। यस प्लीज़। Good afternoon to all. I am Bharvi Sinha from Sages Gokulpur Dhamtari. ये मेरा सजेशन नहीं, ये मेरा एक क्वेश्चन है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल हम देखते हैं कि वेस्टर्न टॉयलेट पे वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो उस वेस्ट वाटर को हम कैसे रोकें या फिर उस वेस्ट वाटर को हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं? सर ये तो आपका टॉपिक है। एनीबडी फ्रॉम योर एंड? No, maybe if you want to answer from Sri Lanka, her question is that a lot of water is being wasted from toilet, as you talked about grey water, black water and all. So what is being done in your country if you just want to answer to that? Thank you. I'll be quickly just because it's not my expert area, I'll be brief about it. We have public sector and we have domestic users. So these are the three kinds of users we have. And the government, all the wastewater in different urban areas, they have a fantastic plan of filtration, so on and so forth. But in most parts, unfortunately, government does not have proper facilities. But every industry, corporate sector businesses, it's mandatory that they do that because they need to be compliant with all the GRI and all the CSR and all the sustainability standards. So the companies are doing it, and predominantly BOI zones, Board of Investment zones, are doing it. Domestic, again, a big question. It's not properly done. Those who have money, like the question someone raised in the urban areas, are actually having their own filters, filtration systems, but majority of it released to the environment without being treated. इनका जो जवाब श्रीलंका में वो उस तरीके का कुछ किया नहीं जा रहा है। मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। मंत्रालय की तरफ से देखेंगे, वहाँ पे जो है सो 2 मैनुअल बनी थी, 2021 की बात है। एक को हम लोग ग्रे वाटर मैनुअल कहते हैं, एक को ब्लैक वाटर। ग्रे वाटर वो है जो आपके किचन से निकलता है, ब्लैक वाटर वो है जो आपके बाथरूम से निकलता है। जो आप वेस्ट वाटर की जो आप बात कर रही थी, उसके अंदर ये है कि अलग अलग तरह की तकनीकें अपनाई गई हैं और ये पंचायत लेवल पर उसको कहा जा रहा है कि आप उसको आप वो ट्रीट करें। तो ये काम जो है स्तर पे वो शुरू हो चुका है। काफ़ी पंचायत इसके ऊपर शुरू कर भी रही हैं, रेगुलर उसका मॉनिटरिंग भी हो रहा है। तो ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर के लिए अलग से बनी हुई है। तो गांव स्तर पे ये काम थोड़ा ये हो रहा है, लेकिन अगर शहरी स्तर पर देखें तो क्योंकि एक सीवरेज सिस्टम है, गांव स्तर पे आपके पास सोकपिट है, जैसे वो बता भी रहे थे। ब्लैक वाटर को बहुत बार हम सोकपिट में सेप्टिक से लेके चलते हैं। सेप्टेज मैनेजमेंट की भी बातचीत के, फीकल स्लस सेप्टेज मैनेजमेंट की बातचीत के। सेप्टेज वो जो आप पहले, आप लोग शायद नहीं थे उस सेशन में, कही जा रही थी कि उसको सुखा के फिर फर्टिलाइज़र के तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है और उस पानी का फिर से आप खेती में और बाकी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। ग्रे वाटर को बहुत सारा किचन गार्डनिंग में कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो काम चल रहा है उसके ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा वॉशिंग पाउडर और ये सब चीज़ें मिली जाती है, तो उसको कैसे अलग किया जाए। शहरी क्षेत्र में जो थोड़े बहुत परेशानी इस चीज़ का है कि वो सीवर लाइन के थ्रू जाती है। सीवर लाइन के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अपने नॉर्म्स होते हैं, उन नॉर्म्स को फुल करना पड़ता है। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसको पूरा करना पड़ता है। उस पर भी काम चल रहा है, आने वाले समय में शायद ये कर पाएँ। शायद शासन को हम इसके ऊपर ये कहें कि उसके ऊपर तेज़ी लाएं, क्योंकि बच्चों की तरफ से ये सुझाव तो वो सुझाव दे देंगे। शायद आप सेशन शायद एंड करना चाहें, क्योंकि समय हो चुका है। तो मैं चेयर को कहूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा समराइज़ कर दें और क्या डिक्लेरेशन में होगा वो। आई थिंक उनमें से एक क्वेश्चन और है, उसके बाद फिर हम इस डिक्लेरेशन चर्चा को क्लोज करेंगे, बिकॉज हमारे पास नेक्स्ट सेशन के लिए भी और उसके लिए आ गया है, और आपका किसी 2 लोगों का प्रेजेंटेशन भी है। सो आई विल जस्ट फिनिश इट। आपका है प्रेजेंटेशन? ओके, सो दैट्स वे। हाँ, आप प्लीज़ क्वेश्चन।
आप सभी को जय जिनेंद्र। मैं राखी राखेचा। मेरा ये सजेशन था कि हम पानी पर जितना डिस्कशन किए हैं उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऑड और इवन फार्मूला भी अगर हम अप्लाई कर सकते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से जीएसटी हमारी सबकी लाइफ में आई है, जिसको हमने सबने एप्लीकेबल किया ही है एनी हाउ अपने इसमें, उसी तरह अगर गवर्नमेंट इस पर कुछ काम कर कर अगर इसको भी फिक्स कर दे ऑड और इवन में, तो आई थिंक बेटर होगा। इस पे Thank एक you. सजेशन तो नहीं लूँगा, टू बी ऑनेस्ट। ऑड एंड इवन फार्मूला फेल हो चुका है, बट यस अगर किसी और चीज़ पे कह सकते हैं, क्योंकि पानी आज पिएं और कल ना पिएं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक नाउ आई विल जस्ट आस्क टू चेयर इफ ही कैन जस्ट एड्रेस इट एंड देन, हाँ ओके। एंड आपका कुछ पॉइंट है? आपका प्रेजेंटेशन है मुझे पता है, जस्ट मैं इसीलिए इसको फिनिश करूंगा एंड देन वी विल हैव वन। आपका एक प्रेजेंटेशन है और एक प्रेजेंटेशन और है, सो द चेयर वी विल जस्ट क्लोज दिस पानी पे चर्चा, इसको क्लोज कर लेते हैं फिर देन ओके सर क्लियर। दोस्तों, मैं किसी सवाल के जवाब देने के लिए नहीं खड़ा हुआ, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत रिच डिस्कशन था। बहुत सारे बड़े मुश्किल सवाल जो रेज़ किए गए हैं ग्राउंड लेवल से, फील्ड लेवल से, गांव के स्तर से बच्चों ने जो रेस किया है, उसके जवाब हमारे पास नहीं है। इसके लिए हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, समाज व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, गवर्नेंस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। लेकिन इन सारे प्रश्नों को हमने ध्यान से नोट किया है। हमारी जो डिक्लेरेशन निकलेगा, धमतरी डिक्लेरेशन कह सकते हैं ऑफ 2024, थोड़ा एक नाम भी रहेगा, क्योंकि ये मुद्दे आए और इसका हमने ये पोजीशन लिया। मुझे लगता है ये बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन लगा। 3 सवाल जो आपने रेज किया, जो मैं अपने साथ में ले जाना चाहता हूं, उसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन उन सवालों को मैं मार्क करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या पानी हमारे अधिकार की वस्तु है या पानी एक बाजार में मिलने वाली वस्तु है? इज वाटर ए मैटर ऑफ राइट और इज वाटर ए मैटर ऑफ मार्केट? मैं वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग में अटेंड कर रहा था, जहां पर भारतीय प्रतिनिधि कह रहे थे कि फूड पर हमारा अधिकार है, कि कोई भी आदमी भूखा न मरे। बाकी आप कुछ छोड़िए, उसकी जाति पाति, उसका धर्म या उसका काम करता है नहीं करता है, वो समर्थ है कि असमर्थ है, उसका जेंडर क्या है, लेकिन क्या उसको अपने खाने पर अधिकार है? इंडिया का पोजीशन यह था कि यस, फूड इज अ मैटर ऑफ राइट। लेकिन अमेरिकन प्रतिनिधि ने कहा फूड इज अ मैटर ऑफ मार्केट, फूड इज अ कमोडिटी। खाद्य पदार्थ जो है बाजार से मिलता है, ये किसी के अधिकार नहीं है कि आपको कुछ भी ना करें फिर भी मिलना चाहिए। पानी, हाउसिंग, क्या हाउसिंग इज अ मैटर ऑफ राइट? अगर देखा जाए कि आपको घर मिलना ही पड़ेगा, अभी भी टेक्निकली हाउसिंग इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। वाटर, पानी आपका अधिकार के समान, मतलब मिलना ही पड़ेगा। पहाड़ के ऊपर रहें, आपको घर में पानी पहुंचाएगा सरकार, ये इस हद तक नहीं पहुंचा है। लेकिन हमारे यहाँ राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ मतलब आपका जिंदगी, अगर कोई आपको अटैक करता है तो आप पुलिस में स्टेशन में जा सकते हैं। अगर आपके पास पानी नहीं पहुंचा 1 महीना, आप पुलिस स्टेशन में जाकर नहीं कह सकते मेरा अधिकार चला गया, मुझे पानी नहीं मिल रहा है, मेरा अधिकार की बात है। लेकिन मैं समझता हूं हमारे देश में बाकी बहुत मुल्कों की तुलना में हाउसिंग को, पानी को, फूड को राइट बनाने की कोशिश की जा रही है। इतना बड़ा इंटरवेंशन जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से किया गया है, अधिकार तो नहीं है अभी पूरी तरह, लेकिन ये मेटा राइट बन चुका है। इतना बड़ा इंटरवेंशन कहीं नहीं हुआ। अभी स्वच्छता पर अधिकार नहीं बना है, लेकिन इतना बड़ा मैसिव स्वच्छ भारत मिशन हुआ है, ये अधिकार की तरफ लिया जा रहा है। उसी प्रकार मैं समझता हूँ जल जीवन मिशन एक ऐसा मुहिम है जो अधिकार बनाने की तरफ बहुत सशक्त कदम है। और जल जुगाड़ जो है, इसका एक जल जागर जो है, ये एक ऐसा मोटिवेशन है जिससे ग्रास रूट लेवल पर हम पहुंच सकते हैं। ये मुझे लगता है कि हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर हम इसी मुहिम को जारी रखें, जल जगार को जारी रखें, वाटर मिशन को अगर सक्सेसफुल बनाएं, तो अगले
कुछ सालों में, 2-3 सालों में ये अधिकार बन जाएगा। दूसरी बात, छोटी सी बात करके मैं कहता हूं कि हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे कि पानी का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। हमें सोचना पड़ेगा क्या ये सही है, क्योंकि दिल्ली में अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बांट दिया, 4, 5, 6 कर दिया, बड़े बड़े शहरों में ये कर रहे हैं कि एक म्यूनिसिपलिटी जो है वो साउथ दिल्ली का है जहाँ बड़े अमीर लोग रहते हैं, जहाँ जो ट्रांस यमुना एरिया में जो गरीब लोग रहते हैं दूसरी म्यूनिसिपलिटी है, तो वाटर की क्वालिटी वेरी करती है। आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया, कहीं पर 3 फीट पानी से सप्लाई हो रहा है, कहीं पर 25 फीट पानी से आ रहा है, तो क्वालिटी ऑफ वाटर बदल जाएगा। अगर कहेंगे हर गांव तय करेगा कि क्या पानी पिलाया जाएगा, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक टोटल डिसेंट्रलाइजेशन पानी का होने से बिल्कुल खतरा हो सकता है, क्योंकि इनइक्वालिटीज हो सकती है, और क्वालिटी ऑफ वाटर अगर अलग अलग हुआ तो महामारियां फैल सकती है। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन पर हमें सोचना पड़ेगा कि कहां तक मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज करें, लेकिन कंट्रोल ऑन द वाटर क्वालिटी ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात, जो आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, लोगों ने कहा भाई जो चना उगाता है उसके लिए आप फ्री कर दीजिए, आप कैश क्रॉप जो उगाता है उसके लिए आप प्राइस बढ़ा दीजिए। आप ये भी कह सकते हैं जो आदमी खाना बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर उसको फ्री कर दीजिए, नहाने का पानी को जो महंगा कर दीजिए, जो टूथब्रश करते वक्त पानी को छोड़ देता है उसके लिए महंगा कर दीजिए। आप कहां तक कंट्रोल करेंगे? आप समझते हैं अलग अलग क्रॉप पर कंट्रोल होगा कि किस पानी का इस्तेमाल किस चावल के लिए हुआ या गेहूं के लिए हुआ? 4 कानून लाना चाहते थे, वो तो हम नहीं ला पाए। आप कहां तक कंट्रोल करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये कंट्रोल सिस्टम को कुछ हद तक तो हम कर सकते हैं कि मिनिमम क्वालिटी ऑफ वाटर, जो पानी की क्वालिटी है उसको मिनिमम को अश्योर करना पड़ेगा, लेकिन बहुत अधिक कंट्रोल आप नहीं कर सकते, उसमें परेशानियां होंगी। आपको पता है कि 4 कानून, मुझे तो लगता है, क्योंकि मैं कृषि क्षेत्र में काम करता हूं, मुझे लगता है कि उस कानून में एक दम था कि लोगों को बताया जा रहा था जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है उनसे हटके आप दूसरे क्रॉप बनाएं, डाइवर्सिफाई करें। लेकिन फार्मर्स लॉबी भी एक चीज़ है, डेमोक्रेसी भी एक चीज़ है, नहीं हो पाया। आप ये मत समझिए कि सब कानून बन जाएगा किस तरह से पानी का इस्तेमाल हो, कानून से नहीं होने वाला है। हमें मार्केटिंग को देखना पड़ेगा, प्राइस इंसेंटिव्स को देखना पड़ेगा, जो प्राइस फिक्सेशन जो कर रहे हैं कुछ कुछ क्रॉप्स को, दोनों को मिला जुला के देखना पड़ेगा। आप सिर्फ कंट्रोल से नहीं करेंगे, बाजार को देखना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि शहरों में पानी मिल जाता है, गांव में पानी नहीं मिलता। भाई हमारे पास, लोग कहेंगे हमको, हमारे पास अधिकार, हमारे पास पैसा है, अगर पैसा है, पैसा हम खर्चा नहीं कर सकते, हमको पानी आप कैसे रोक सकते हैं? हम तो पैसा देने को तैयार हैं। हमने अभी तक कैपिटलिज्म को देश में खत्म नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो विषमताएं रहेंगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि शहर और गांव के बीच में पानी की क्वालिटी में कोई फर्क ना हो, अमाउंट में खर्च कोई फर्क ना हो, तो गांव की आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, गांव की जो इकोनॉमी है उसको सुधारना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना पड़ेगा। यह कहना कि बस बाकी चीजें वैसे ही रहे, गरीब गांव की आबादी गरीब रहे लेकिन उनका पानी की क्वालिटी बढ़ा दीजिए, ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है देश में परिवर्तन की जरूरत है और कोशिशें की जा रही हैं। वाटर मिशन, स्वच्छता मिशन, हाउसिंग मिशन, ये 3-4 मिशन जो चल रहे हैं वो हमारे आम आबादी को जो राइट्स की तरफ लेके जा रहे हैं। जो चीज़ें कमोडिटी थी, हाउसिंग वाज ए मार्केट कमोडिटी, पानी, स्वच्छता, वो मार्केट से हटकर अधिकार के दायरे में आ रहे हैं। मुझे लगता है इस मुहिम को जारी रखना चाहिए, यही सदा मोदा। धन्यवाद। थैंक यू सर। सो इस चर्चा को अभी तो हम बंद करेंगे क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेशन है और नया डिक्लेरेशन है जो हम लोग फाइनल कर रहे हैं। जो भी इस डिस्कशंस का आउटपुट है वी विल डिक्लेयर हियर। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। आई वुड रियली थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यू हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी एंड डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स। हम इस पूरे 2 दिन के जो भी चर्चा है इसको आउटकम के रूप में बना करके डिक्लेरेशंस के रूप में करेंगे। एक छोटा सा जस्ट आप सब लोग प्लीज़ आ जाएं सामने में, तो आई विल जस्ट एक छोटे सा एक मैं फिल्म दिखाना चाहूँगा जब हम इतने दिनों से कर रहे हैं, और साथ में फिर हमारे 2 प्रेजेंटेशन हैं। एक यस
एक उधर प्रेजेंटेशन है और एक और है, दो छोटी सी प्रेजेंटेशन है जिसको हम लोग देखेंगे। मैं ये हमारे आधे गांव ने पानी पी लिया और एक शहर वाले का नहाना अभी खत्म ना हुआ। बस इस वीडियो को हम जब शूट कर रहे थे, मैं पर्सनल बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो की शूटिंग में पर्सनली इन्वॉल्व था। हम जैसलमेर में इस वीडियो को शूट कर रहे थे और हम जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के पास गए कि हम इस फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं, और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हमने किसी भी ऐसे कलाकार को इन्वॉल्व नहीं किया जो पहले से वाटर पे है। हमने टिपिकली रैंडमली ये प्रोग्राम में ये करना चाहते थे। कलेक्ट्रेट ऑफिस में गए और हमने कहा कि बिकॉज एक फिल्म की शूटिंग होती है तो मल्टीपल टाइम रीटेक होता है, तो हमें 3 टैंकर पानी चाहिए इस फिल्म को शूट करने के लिए। सो दे सजेस्टेड कि सॉरी हमारे पास इतना पानी नहीं है, हम आपको 1 टैंकर पानी देंगे, लेकिन उसके साथ भी ये कंडीशन देंगे कि जब आप इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जो पानी आप देख रहे हैं गिरेगा, उसको रिकलेक्ट करेंगे और किसी जानवरों के पीने के काम में उसको यूज़ करेंगे। देन दे हैव गिवन द परमिशन। एंड जब इस फिल्म की शूटिंग हमने की और ये रियलाइज़ किया कि यस दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, हम कह रहे हैं कि हम वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, हम सब कुछ, हर एक इंडिविजुअल की ये जिम्मेवारी है कि वो इस काम में आगे आए। और जहां हम कहते हैं ना कि अगर शावर से वो नहा रहा है और पूरा गांव पानी पी चुका होता है, उतने के बराबर हम नहाने में पानी वेस्ट करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली दिस वाटर कंजर्वेशन, जल जगार ये है। हम यहीं से आज से शुरुआत करेंगे एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। नाउ अभी सिर्फ 2 लोगों हैं जिनके लिए प्रेजेंटेशन है, और इस महोत्सव के फर्दर आगे करने के लिए आई थिंक सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुशांत बलिवाड़ा पटनायक है। आई एम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ बूंद, दैट इज़ फ्यूचराइज ग्रीन्स LLP प्रोडक्ट लाइन। अभी तक आप लोगों ने देखा ऑन अ पॉलिसी गाइडलाइन, स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन, स्टेक होल्डर वर्क, एंड आई थिंक प्रोफेसर हैंस हैज़ गिवन द पीस, सो इन दैट वन प्रोडक्ट इज़ देयर। सो हम इसको और थोड़ा नैरो डाउन करते हैं और नीचे जाते हैं प्रोडक्ट पे। तो पानी की जो कंजर्वेशन है उस पे हम हर एरिया में हमने नहीं सोचा, लेकिन हमने ये सोचा कि अगर हम पानी के साथ साथ पानी का कंजर्वेशन तो करें ही और उसके साथ साथ हम पौधों को भी उगाएं, तो दैट वुड बी द वन ऑफ द थिंग विच विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ वेरियस सेक्टर्स, सेगमेंट्स एंड इन द एरियाज। तो उसका अभी काफ़ी माहौल टेंस हो गया और अभी सर ने भी इतना बढ़िया वीडियो दिखाया है, तो मैं शुरुआत करता हूँ एक वीडियो से। Global warming, ozone layer depletion, rampant pollution, deforestation are all leading our planet to a climate apocalypse. And our biggest weapon for reducing rising temperatures are trees. But despite of how simple it sounds, planting trees is not for everyone. It demands a lot of attention, knowledge, and unwavering commitment to nurturing their growth. One needs to ensure the right amount of water and nutrients are available in the soil to facilitate the plant's growth with constant supervision. Imagine a world where this process becomes significantly easier. A world where the simple act of planting a seed would be enough to bring about change. Boond is that first step towards this change. The process of photosynthesis only takes place if the plant has both sunlight and water. But most of the time when we water plants, the water seeps into the soil or evaporates from the topsoil, making it harder for the roots to absorb water at the time when it's needed the most. Boond is available in the form of granules. It absorbs water and swells up to 500 times of its size. Therefore, it can hold up to 1 liter of water in just 2 grams. These organic and biodegradable granules, when placed near the roots of a plant, absorb all the surrounding water, making it easier for the plant to use the water whenever it is required the most.
and hence making water use extremely efficient by reducing the need to constantly water the soil. Boond also keeps the nutrients and minerals of the soil intact and increases the soil's health by acting like earthworms. Boond's benefits equate to saving 50 to 80% water while also increasing the production of plants. This doesn't just benefit the planet, but also provides benefits for farmers by substantially reducing the use of fertilizers and pesticides. Boond is suitable for everyone. For individuals, it can be used in home, kitchen, and terrace gardens. Its uses vary from agriculture, forestry population, and many more. Our B2B solutions cater to real estate developers, large nurseries, urban local bodies, public works departments, the NHAI, as well as various private sector entities. We currently offer Boond in 4 convenient SKUs to meet the diverse needs of our customers. A 2-gram pouch, a 1 kg and 2 kg packet, and a 25 kg sack. We also provide all our customers with expert guidance through our customer success team for maximizing their output. So order your Boond now and experience the difference for yourself. Become a part of the revolution that will create a lasting and positive change for our planet. होप इसमें जो हम बात कर रहे थे पानी वाटर कंजर्वेशन की, वो हम अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। जहाँ पर आप रोज़ पानी देते हैं अपने गमलों और पौधों में, वहाँ हफ्ते में 1 या 2 बार दें और उससे भी काम चल जाएगा। और इसी को अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो एग्रीकल्चर में इट कैन बी यूज्ड फॉर अ वेरियस क्रॉप्स, फ्रॉम हाई वैल्यूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स टू इवन अदर्स। सो ये हर जगह यूज़ हो सकता है। तो उसी के ऊपर में अगर हम देखें, ये केवल ना ही क्रॉप्स और वाटर कंजर्वेशन बट ऑल्सो वर्क्स ऑन द सॉइल रिजुवेनेशन। तो इसमें जो ग्रैनुअल्स है, जो एक्चुअली स्वेल हो जाता है, वो एक्चुअली कम और ज़्यादा होता है, जिसके कारण एरिएशन इज़ वेरी गुड। सो दैट्स हाउ इवन द ऑक्सीजन इज़ मूव। तो इसको आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। हम यहीं रायपुर में ही हैं। अभी हम रायपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बाकी बहुत सारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ में काम कर रहे हैं, और आप अपने घरों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ स्टॉल में भी अवेलेबल है। यू कैन मीट एनी टाइम टू अस। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया और एक बहुत अच्छा और यूनिक प्रयास। और मैंने जैसे कहा था सिर्फ 2 ही प्रेजेंटेशन है, तो एक लास्ट हमारे साथ में भारतीय जैन संगठन से मिस्टर मनोज ल्यूंगार्ड, ओके, एंड मिस्टर विजय जैन है। नाउ यू हैव 10 minutes ऑफ टाइम एंड आपका प्रेजेंटेशन है, ओके। सो थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं हमारे जो भी जल योद्धा हैं, भारतीय जन संगठन एक पिछले 14 साल से पानी के लिए बहुत सजग रूप से काम कर रही। तो मैं जितने भी हमारे भारतीय जन संगठन के योद्धा है, मैं उनको मंच में लेके आना चाहता हूँ। मैं संजय भैया, राखी भाभी, सभी को एक मिनट आके यहाँ पे शेयर कीजिए ज़रूर। भारतीय जन संगठन लगभग 10 सालों से पानी के लिए बहुत गंभीरता से लिया है, और इसके लिए भारतीय जन संगठन ने हमने जहाँ महाराष्ट्र में पानी की स्कैरिसिटी बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र के बीड़ और बुल्ढाना, ये 2 जिलों को हमने पूरे जिलों को पूरा एक्सकर्शन को, पूरे तालाबों की सफाई करके उसकी जो सील्ड निकाल के सील्ड को किसानों तक पहुंचा के निःशुल्क, और उस पानी की स्कैरिसिटी बढ़ाई, पानी की जल संरक्षण किया। और आज की स्थिति में है कि बीड़ और बुल्ढाना जिले पूरे पानी के रूप में पानी से भरपूर हैं। इसी तरह कर्नाटक के 2 जिले हैं, रायचूर और यादगीर, उन दोनों जिलों को हमने पूरा पानी को संरक्षण को बहुत अच्छे तरीके से किया है। इसके साथ साथ भारतीय जन संगठन हम लोग लगभग अभी 100 तालाबों को हम अभी अपने हाथ में मुहिम में लिए हैं, और पूरे 100 तालाबों को हमारे के फोर्स इंडिया के जो चेयरमैन हैं फिरोज सर ने हमको इसका हमें इसकी सहयोग राशि प्रदान की है। और इस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ के अलावा बहुत सारे जिलों में हम ये काम कर रहे हैं। और एक कुछ छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो हमने काम किया छत्तीसगढ़ में। मैं विजय भाई से बोलूँगा कि वो आएँ और सभा को बताएं। धन्यवाद मनोज भैया।
पानी की समस्या छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में ये समस्या एक घोर रूप अपना ये रख रखी है। छत्तीसगढ़ में जो हमने काम किया उसके बारे में मैं आपको एक विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा, जिसमें हमने जन सहयोग से हमने ये 6 जिलों में 20 तालाब, जिसको हमने वाटर सस्टेनेबल बना करके उन गाँवों को हमने पानी युक्त बना दिया। मैं इसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि हमने तैयार किया है। सूखा मुक्त छत्तीसगढ़, हमने छत्तीसगढ़ स्टेट में 6 डिस्ट्रिक्ट में हमने काम किया। 13 तालुका में 22 विलेज के तालाबों को हमने रिजुनेट किया। जन सहयोग से हमने किया, सरकार के साथ मिल करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने एक MOU साइन किया, जिसमें कि एक नॉन फाइनेंशियल MOU है, जिसको हमने जन सहयोग और हमारे समाज के लोगों के द्वारा सहयोग राशि के रूप में हमने इसको काम किया। वाटर बॉडीज को रिजुनेट करने के लिए मेन जो काम रहता है उसको सिल्ट को उठा करके ले जाना। हमने इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक MOU किया। हमने वहाँ पर गांव में जा करके सरपंच को और उनको एजुकेट करके वहाँ एक जनसभा दे करके और वहाँ कर वाटर डिमांड किया कि आपकी डिमांड क्या है, और डिमांड के अनुसार हमने वहाँ पर एक MOU साइन करके उस चीज़ को हम आगे बढ़ाने काम किए। जब तक गांव के सहयोग या गांव के लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा था तब तक हम ये काम को नहीं कर पाएंगे। बिना सहयोग के जब तक गांव के लोग इसमें एडुकेट हो जाएंगे तो ये गांव को पानी को आप अपने आप संरक्षित कर लेंगे। आप इसमें देखेंगे टोटल 22 तालाब हमने किए, 6 जिलों के 22 तालाब, जिसमें कि हमने मशीनों के द्वारा 24 मशीन डिप्लॉय की, 3030 वर्किंग आवर्स लगे, ट्रैक्टर और टिप्पर लगा करके हमने 1,19,44,96,000 लीटर हमने पानी एक्स्ट्रा उसमें भराव आ सकता है, ये अभी हमने किया। टोटल हमने सिल्ट निकाली 1,94,496 क्यूबिक मीटर। आप एक जिलेवार देखेंगे तो हमने बालोद डिस्ट्रिक्ट के एक तालुका में 5 विलेज के 5 तालाबों को हमने वर्किंग किया। उसकी एक एक पूरी साइट है जिसमें हमने किस तरीके से ट्रैक्टर डिप्लॉयड करके और किस तरीके से एजुकेट किया। जो सिल्ट निकलती है वो हमने गाँव के लोगों को एजुकेट किया कि ये सिल्ट आप अगर लेकर जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं खेती में इसका आप अपने खेत में डाल करके उर्वरकता बढ़ा सकते हैं और अपनी फसल को दोगुनी तिगुनी कर सकते हैं। इस तरह से एजुकेट करके हमने जल रथ बनाया। हमने कम से कम 22 जिलों में, छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में हमने जल रथ तैयार करके चीज़ें की। कुछ न कुछ हमको गवर्नमेंट के साथ कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाया था जिसके कारण अभी नहीं कर, लेकिन अब आने वाले समय में हम पूरे छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में, जो वाटर स्टेट्स 20 जिले हैं, उन 20 जिलों में हम ये काम करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा हमने राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन स्टेट में हमने कम से कम 100 जिलों में कम से कम काम करने जा रहे हैं, जिसका कि हम नीति आयोग और जन संसाधन मंत्रालय से हमारा MOU किया हुआ है। सेम धमतरी जिला, जो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पर खड़े हैं, ये भी एक वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, जिसके कि हमने 3 तालुकों के 4 विलेज को हमने यहाँ पर ये किया। यहाँ पर हमने 38,76,000 क्यूबिक मीटर, जिसके 38,076 क्यूबिक मीटर हमने सिल्ट हटाई, जिससे हमारे यहाँ पर वाटर बॉडीज़ के इतने भराव हमने एक्स्ट्रा बना दिया। 38,76,000 क्यूबिक लीटर पानी हमने एक्स्ट्रा भराव कर पाएंगे। सेम कबीरधाम में हमने किया, सेम डिस्ट्रिक्ट में चीज़ें आप देखेंगे तो राजनांदगांव में किया। ऐसे कुल मिलाकर के 6 डिस्ट्रिक्ट में हमने 22 तालाबों को रिजुनेट किया और रिजुनेट करके हमने वाटर बॉडीज़ को पानी के भराव को हमने बढ़ा दिया। ये BGS पिछले 10 सालों से देश के विभिन्न जहाँ पर पानी की समस्या है वहाँ पर हम ये काम कर रहे हैं, और सिर्फ जन सहयोग से। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन फाइनेंशियल MOU हम करते हैं सरकार के साथ में, और जन सहयोग से इस कार्य को कर रहे हैं। मैं जैसा अभी बहुत से वक्ताओं ने बोला कि जन सहयोग जब तक नहीं देगा, लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक अपन इस समस्या का निदान नहीं कर पाएंगे। आप कितनी स्पीच या कितनी चीज़ें कर लें, उस चीज़ को ये हमने इसको एक रोल मॉडल के रूप में किया है। और नीति आयोग और जल संसाधन मंत्रालय हमसे 100 डिस्ट्रिक्ट में हमने अब MOU किया था और हम इसको सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं। धन्यवाद। बहुत ही प्रशंसनीय कार्य। और आपको अच्छा, आप कुछ बोलना चाहेंगे जल संरचना के? अच्छा इस ऑर्गेनाइजेशन सो वही उनको माइक में दे देता हूँ। तो हाँ,
नमस्कार, मैं जैन संगठन के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है, मैं पद्मश्री हूँ और राजस्थान के राजसमंद जिले में आपने सुना हो तो एक ऐसा गांव है जो बेटियों के नाम पर पेड़ लगाता है, पानी रोकता है। उस गांव में मैं जैन संगठन के बारे में बहुत कुछ मैंने देखा है। महाराष्ट्र की सरकार की कुछ कमेटियों में मैं मेंबर रहा हूँ। जब अकाल पड़ा था तो जैन संगठन ने पानी फाउंडेशन के साथ मिलकर बहुत बड़ा काम महाराष्ट्र में किया और राजस्थान के हर गांव में छोटे छोटे, यहाँ तक कि मेरे गांव में भी जैन संगठन पहुंचा है और आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। अगर सभी समाज और सभी समुदाय जैन संगठन की तरह काम करें ना, तो मैं मानता हूँ कि सरकारों को इतनी परेशानी मोल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और चाहता हूँ कि इस तरह का काम पूरे देश में सभी लोग करें। धन्यवाद। धन्यवाद। Okay, so thank you all. Technical session is now off. The next program जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से है, बच्चों का की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और आगे के लिए होता रहेगा। टेक्निकल सेशन जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस एंड अदर थिंग। हमारे पास हमारे 4 एक्सपर्ट्स हैं और 4 हेड्स हैं। सो मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ के मिस्टर प्रवीण कुमार भारद्वाज सर प्लीज़ आप आगे आइए। अभिषेक पांडे सर, अभिषेक पांडे जी प्लीज़ आप लोग भी आ जाइए। हरीश शर्मा, विशाल इज़ देयर है? विशाल आई थिंक अभी नहीं है। सो और मैं राजीव रंजन। सो हमारी तरफ से इस टेक्निकल सेशन का जो 2 दिनों के लिए हमें जो प्रोग्राम दिया गया था उसको हम क्लोज़ कर रहे हैं और आगे के लिए फर्दर जो भी प्लीज़ नहीं बस ऐसे ही तो आगे के लिए जो भी है मैं हमारी टीम को मैं माइक हैंड ओवर करूँगा एंड दे विल गिव। मैं और कुछ लोग हैं, अभी हम लोग वापस दिल्ली की ओर जाएंगे, लेकिन इस पूरे डिक्लेरेशंस का जो पॉइंट है या आउटपुट है वो सब कुछ आपके साथ में दे के जाएंगे। डीएम मैम खुद उस पर काम कर रही हैं, कलेक्टर मैम। सो आई थिंक हम लोगों की तरफ से जितनी कोशिश हो सकी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया और इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको और भी फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ भी चाहिए सो यू कैन रीच अस डायरेक्टली delhi@ailsg.org के ईमेल पे आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। AILSG ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिंस 1926 अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ काम कर रही है और हमारे प्रोग्राम एडवाइज़र, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड हमने आप सबको जो मैगज़ीन पब्लिश करके दिया है अर्बन अपडेट, उसमें उसके जो हमारे चीफ एडिटर हैं अभिषेक जी, वो उनके साथ में हैं। सो धन्यवाद। अगर हम लोगों से कोई चीज़ रह गई हो तो उसके लिए सॉरी और हम आपके साथ और भी आगे आपके शहर में काम करना चाहते हैं और अगर ज़रूरत हुआ तो प्लीज़ आप हमें कनेक्ट ज़रूर करें। धन्यवाद। और मैं अपनी साइड से जो हमारे डेलीगेट्स और जो इंटरनेशनल पार्टिसिपेट्स आए और आई रियली थैंक टू ऑल ऑफ यू, मिस्टर हैंस, मैरिनो, जयंता and the other delegates who came here on our request. I thank you to all of you. Dr. Kundu, Dr. Ranjan Panda, and there are a number of people, I cannot name each and everybody, but so thank you. Thank you for all. Thank you. So nice of you. सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो डिस्ट्रिक्ट टीम को देनी चाहिए जो 2 दिनों से इतना इंतज़ाम में लगा हुआ है। ये लोग ने उनके मेहनत के बगैर शायद हम लोग नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ से जितने लोग आए हैं उनका योगदान जो रहा है 2 दिन, वो लोग जो हमारे साथ बैठे हैं, तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो उनका और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिनके कारण हम यहाँ 2 दिन सक्सेसफुली कर पाए। हर तरह का उन्होंने सपोर्ट दिया। सबको धन्यवाद। ऐतिहासिक अवसर है जब सम्मानीय अतिथियों के बीच एक फोटोग्राफी, आप सभी की तस्वीर यहाँ पर ली जा रही है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ जिस पर जल के संरक्षण की बात हुई, संवर्धन की बात हुई,
इसमें पद्मश्री से सम्मानित विशेषज्ञों ने हमें सुझाव दिए, देश विदेश के विद्वजनों ने एक मंथन किया, वैचारिक मंथन, साथ ही साथ 100 डेलीगेट्स ने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें ये बताया कि हम किस तरह से जल को संरक्षित और सुरक्षित रख सकते हैं। सभी सम्मानित अतिथियों से हमारा आग्रह, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और अब जो जल सभा की प्रस्तुति थी हम उसके लिए आमंत्रित करते हैं। हमारे बीच में स्पीकर के रूप में शामिल हुई साहिना सामने आएंगी और वे अपनी प्रस्तुति देंगी। सभी विद्यार्थियों को 1-1 मिनट का समय है। स्पीकर सर, समस्त यहाँ के अतिथिगणों को मेरा सादर प्रणाम। यह हमारे जो जल जगह का महाउत्सव था, उसमें हमने जल विधानसभा आयोजित की थी, जिससे हमको बहुत कुछ जानने मिला। उस जल विधानसभा में मैंने स्पीकर की भूमिका निभाई थी। इस स्पीकर की भूमिका निभाते हुए मैंने सर की बहुत सारी वीडियोस देखी थी। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। जो मेरा पहले विधानसभा का देखने का नजरिया था, वही जल विधानसभा के बाद पूरी तरीके से बदल चुका है। पहले जितना रिस्पेक्ट था, उससे कई गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ चुका है। इस भूमिका को निभाते हुए जो मैंने महसूस किया कि वाकई में जो हमारे लिए जो कार्य करते हैं वो बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर हमारे लिए कार्य करते हैं। हमारे जल विधानसभा में हम करीब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से कुल 50 to 55 पार्टिसिपेंट्स थे। सभी ने डिफरेंट पोस्ट पे उनको चुना गया था और हम सभी ने जानकारी जल के बारे में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के जल के बारे में जानकारी एकत्रित करके हमारे विधानसभा में उसके बारे में चर्चा की और हमें इस विधानसभा से बहुत कुछ जानने को मिला। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारे जो रिस्पेक्टेड कोर्ट्स में जो सर बैठते हैं, उन सब के जो कार्य होता है उसके बारे में हमें बहुत कुछ जानने मिला और उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। और हम आशा करते हैं कि हम इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे और हो सके तो हम जो विषय है उस पर और आगे बढ़ें और एक दिन हम भी कुछ ऐसा पोस्ट मिले हमको। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया साइना। आपने देखा कि ये जो जल सभा हुई थी उसमें स्पीकर की भूमिका साइना ने निभाई थी। और अब हम सम्मानीय अतिथियों के समक्ष मुख्यमंत्री महोदय को भी बुलाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई थी सोमेश्वर ने। सोमेश्वर आप यहाँ पर आ जाए सामने और ये माइक आपके। बोल छत्तीसगढ़ महातारी की। नमस्कार, मैं मुख्यमंत्री सोमेश्वर प्रसाद गर्जे जल जीवन मिशन पर हुए चर्चा के निर्णयों के समीक्षा करने हेतु आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। महोदय, जल जीवन मिशन के तहत हमने यह निर्णय लिया कि भारत के प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति से लेकर छत्तीसगढ़ के अंतिम व्यक्ति तक 55 लीटर प्रति व्यक्ति जल की आपूर्ति करेंगे। हम छत्तीसगढ़ के हर एक घरों को जोड़ेंगे एक नल के माध्यम से। छत्तीसगढ़ के हर एक घर, हर एक शहर, हर एक जिला और हर एक नगरों को हम स्वच्छ जल, स्वच्छ तन एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करेंगे। यह निर्णय हम लोगों ने लिया। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में कुछ शिक्षित लोग हैं और अशिक्षित लोग हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए हमने विभिन्न योजनाएं चलाई और इनका सबको पालन करने का आदेश दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लोकतंत्र की खूबी ये है कि पक्ष के साथ विपक्ष भी होता है। तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सुभाष जी ने निभाई थी। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं और उनकी प्रस्तुति देखते हैं। बोले भारत माता की जय। मेरा नाम सुभाष यादव है। मैंने इस विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई है। नेता प्रतिपक्ष के भूमिका में हमने यह देखा है कि किस प्रकार से मंत्रीगण, विधायकगण अपना जो हम सवाल देते हैं उसका जवाब देते हैं, फिर भी उस जवाब में हमको संतुष्टि नहीं मिलती है। तो उसके लिए भी हमने प्रोसेस किया है और हर एक कार्यों, जैसे हमको विषय था जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन के कार्यों को हमने उस विधानसभा में प्रदेश भर के कार्यों की समीक्षा की है और अपने आवाज पक्ष के सामने बुलंदी से हमने विपक्ष में रखा है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। विपक्ष के नेता इतने शांत और लगे ऐसा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी भूमिका निभाई थी।
और अब क्योंकि जल की बात हो रही है तो पीएचई मंत्री महोदय की भी बात होनी चाहिए। दुर्गेश्वर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाई। बोल छत्तीसगढ़ मातारी की। जो आज जल सभा आयोजन करेगी से उन्हें बोला पीएचई मंत्री की भूमिका मिली से, तो ओकर अंतर्गत पहली बार में ऐसा सभा में पहली बार पार्टिसिपेट कर बोला तो अनुभव नहीं रही से, लेकिन माननीय हमारे जो सभा के आयोजन करी से उकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मोर जैसे छोटे क्षेत्र के आने वाले विद्यार्थी को मौका दी कि वो अपन क्षेत्र के बारे में बता सके। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक समय ऐसी रही से जहाँ छत्तीसगढ़ में ठीक से पिए पानी नहीं रही से, और मान्यवर मन अपन योजना के अंतर्गत ऐसे योजना रही से, ऐसे योजना रही जेकर अंतर्गत घर घर जल पहुंची से, हर घर जल पहुंची से। अब वो योजना बताए बर मान्यवर में मोला चुनी से, मोला पीएचई मंत्री बनाए से, और जो विपक्ष में लोग सवाल दी से, अब मैं सवाल के बखूबी जवाब दूं। एक मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे मौका दी से। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर कि मोला बोले के मौका दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। धन्यवाद। ये सब युवा नेता मन ला अपन देखा था महोदय मन, और इमन सबके बिल्कुल जोश के साथ इमन अपन प्रस्तुति दे है। लेकिन विधानसभा के बाद ग्राम पंचायत के बिना पूरा नहीं हो सके। अंजलि साहू ने ग्राम सभा में अपनी भूमिका निभाई थी। अंजलि है यहाँ पर? यस प्लीज। सरपंच के रूप में आपने भूमिका निभाई थी अंजलि, ग्राम सभा के सचिव जी। बोलिए भारत माता की जय। हमारे बीच आए हुए समस्त सम्माननीय आदरणीय हमारे अतिथिगण महोदय जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंजलि साहू है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करगा है, जिसमें कल के ग्राम सभा में मैं सचिव की भूमिका निभाई हूँ, जिसमें ग्राम सभा में कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि हर घर नल जल की पानी उपलब्ध नहीं हो रही है, जिसके तहत हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि गांव में सभी के घरों में हम हर घर नल जल की योजना के तहत सभी के घरों में पानी की उपलब्धता कराएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजलि। तो महोदय, आप सभी ने देखा कि कैसे जल जागरूकता को युवाओं के साथ जोड़ने के लिए और उसके साथ ही लोकतंत्र में इनकी आस्था बढ़ाते हुए वो सारी जिम्मेदारियां जो आप सभी को जनप्रतिनिधि के रूप में भूमिका निभानी पड़ती है, वो सब इन्होंने बहुत ही सुंदर पिछले 2 दिनों से प्रयास किया, और उसकी एक छोटी सी प्रस्तुति आप सभी के समक्ष इन्होंने दी है। और अब बारी है इस महोत्सव के प्रतिवेदन को जानने की कि इस 2 दिवस में क्या कुछ यहाँ हुआ और इसके पहले की क्या कुछ तैयारियां थी, किन चुनौतियों से हमें गुजरना पड़ा। तो अब इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए मैं सत्सम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री कृष्णा जाधव जी को, वन मंडलाधिकारी धमतरी। जल जगत महोत्सव 2024 के अंतर्गत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर, पानी पर विचार, विश्व का समर्थन के समापन कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय श्री अरुण साहू जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, अध्यक्ष विधानसभा छत्तीसगढ़ शासन, श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, सांसद महासमुंद, श्री भोजराज नाथ जी, सांसद कांकेर, सभी मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, पद्मश्री सम्मानित अतिथि तथा यहाँ उपस्थित अन्य सभी प्रतिनिधिगण, सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ छत्तीसगढ़ इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन पर। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे साथ 150 से अधिक प्रतिनिधि और 59 प्रतिष्ठित वक्ता जुड़े, जिसमें डेनमार्क, जापान, श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ साथ हमारे देश के 3 पॉपुलर सम्मानीय पद्मश्री सम्मानित अतिथि भी शामिल है। उनके नेतृत्व और अनुभव में हमें जल प्रबंधन के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण प्रदान किए। जल ही जीवन है और यही भविष्य की दिशा है। इसी सोच के साथ हमने जल संरक्षण की दिशा में कम्युनिटी लेड वाटर गवर्नेंस पर विशेष चर्चा की।
एक सरपंच क्या कर सकता है, इस विचार ने हमें यह दिखाया कि कैसे एक स्थानीय नेता जैसे हमारे पद्मश्री सरपंच श्री श्याम सुंदर पलिवाल जी एवं पोपटराव पवार जी अपने क्षेत्र में जल संरक्षण के क्रांतिकारी प्रयास कर सकते हैं। एक नायक जो जल बचाए वही असली संरक्षक है। जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वाटर चैंपियंस को सम्मानित करने पर भी विचार किया गया। यह भावना न केवल राज्य बल्कि पूरे देश में जल संरक्षण को और सशक्त बनाएगी। तकनीकी और आधुनिक साधनों का उपयोग जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण है, किंतु साथ में पारंपरिक ज्ञान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। तकनीक से जल बचेगा तभी विकास टिकेगा। इस दृष्टिकोण के साथ हमने जल साक्षरता और उन्नत टूल्स के उपयोग पर चर्चा की ताकि जल संसाधन की प्रभावी निगरानी और संरक्षण हो सके। एग्रीकल्चर रिफॉर्म के तहत खेत में मेड़ और मेड़ पे पेड़ इस मॉडल पर भी चर्चा हुई ताकि किसान जल गहन फसलों से हटकर वैकल्पिक और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाएं। हमारे उद्योगों को भी जल संरक्षण में योगदान देना होगा। जल का सही उपयोग विकास का आधार। इस विचारधारा को अपनाते हुए उद्योगों के लिए 3 M's जैसे मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग पर जोर दिया गया, किंतु उसके साथ साथ 5 R's जैसे रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रिस्टोर एंड रिचार्ज पर भी जोर दिया गया। महिलाओं की सशक्त भागीदारी के बिना जल प्रबंधन अधूरा है। नारी शक्ति से जल शक्ति, इस भावना को और मजबूत करते हुए हमने जल प्रबंधन में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने पर चर्चा की। इस सम्मेलन में हमें एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त किया है जो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होगा। जल जगार भविष्य सवार, इस आदर्श वाक्य के साथ हम सभी सतत जल संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को संरक्षित करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हर मुश्किल का हल है और जल है तो कल है, और इसी पर 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर यहाँ पर आयोजित किया गया जिसमें वैचारिक मंथन चला और हमारे डेलीगेट्स ने कुछ आउटकम्स निकाले हैं और हम चाहेंगे कि वो डेलीगेट्स ये जो आउटकम्स आए हैं वो हमारे मंचस्थ अतिथियों को वो सौंपें। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चिंतक, विचारक, समाजसेवी, ये 2 दिनों तक चले हुए इस पूरे कॉन्फ्रेंस में जो बातचीत हुई और जो कॉन्क्रीट उसका कंक्लूजन निकलता है, जिसे हम आउटकम कह सकते हैं, टेक अवे कह सकते हैं, कि आखिर ये जो विचार और मंथन हुआ है, ये मंथन आगे दस्तावेज के रूप में रहे, हमेशा सभी के समक्ष रहे और फिर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अभी सम्मानीय अतिथियों के हाथों को उन्हें सुपुर्द किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ इस अवसर की स्मृतियां हमेशा हमारे जहन में रहे। इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी हमारे बीच में है। वी आर रियली वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द इंटरनेशनल डेलीगेट्स दैट यू हैव given us so much your time and energy, and this was really very thoughtful. Thank you so much from the organizing team. और अब बारी है आशीर्वचन के इस खास क्षण में उन्हें सुनना बहुत जरूरी है जिन्हें सुनने के लिए हम सब आतुर हैं। और इसलिए हम आमंत्रित करते हैं महासमुंद की लोकसभा महासमुंद की सांसद महोदया रूप कुमारी चौधरी जी को उनके उद्बोधन के लिए। सांसद महोदय। हम सब के लिए गौरव का क्षण है। 2 दिनों तक चला ये जल जगार महोत्सव कार्यक्रम, जिसका कल 5 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी उद्घाटन किए थे। और आज हम सब के लिए बड़ा ही हर्ष और गौरव का क्षण है कि आज इस समापन के दिन 6 अक्टूबर को हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री और यशस्वी विधानसभा के अध्यक्ष, हम सब के मार्गदर्शक, हम सब के नेता, परम सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब स्वागत करेंगे। मंच पे उपस्थित हैं उप मुख्यमंत्री परम सम्माननीय अरुण साव जी,
मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि उनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मंच पे उपस्थित हमारे कांकेर लोकसभा के सांसद आदरणीय भोजराज नाग जी, हमारे बीच में विधायक आदरणीय रोहित साहू जी, विधायक हमारे दीपेश साहू जी, हमारे बीच में पूर्व विधायक आदरणीय श्रीमती रंजना साहू जी, पूर्व विधायक आदरणीय इंद्र चोपड़ा जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हमारे भाई आदरणीय नेहरू निषाद जी, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे बीच में प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय रामू रोहरा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश बैस जी, हमारे बीच में प्रीतेश गांधी जी और उपस्थित सभी यहाँ पे अन्य देशों से भी आए हुए हमारे अतिथिगण और हमारे विभिन्न पार्टिसिपेट करने वाले सभी विद्यार्थीगण जिन्होंने अपना अनुभव बताया, सभी नागरिक बंधुगण, सभी अधिकारीगण, कलेक्टर नम्रता गांधी जी जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कल भी हम सब ने इस आयोजन में हम सम्मिलित थे और अपनी बातों को रखा। निश्चित रूप से यह हमारे इस अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट था और आज के समय पे जिस तरह जल की आवश्यकता है, पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जिस तरह से जूझ रहा था, सभी ने अपने अनुभवों को यहाँ पे साझा किया, चर्चा की और उसका जो निष्कर्ष निकाला, इस पे निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं समस्त हमारे अतिथियों का, मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का, आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले आशीर्वचन के लिए मैं सत्सम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ कांकेर के सांसद महोदय सम्माननीय भोजराज नाग जी को। गंगा मैया की, अंगार मोती माता की। आज जल जगार कार्यक्रम के समापन के अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय अरुण साहू जी, महासमुंद लोकसभा के सांसद आदरणीय श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, राजिम के विधायक आदरणीय रोहित साहू जी, बेमेतरा के विधायक आदरणीय दीपेश साहू जी, पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल जी, पद्मश्री पोपट राव जी, पूर्व विधायक श्रीमती रंजना साहू जी, पूर्व विधायक इंदर भाई जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रकाश बैस जी, हमारे प्रदेश महामंत्री जगदीश रोहरा जी, प्रीतेश गांधी जी, हमारे पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष नेहरू निषाद जी, हमारे साथ आए बालोद के जिला अध्यक्ष पवन साहू जी और समस्त अतिथिगण, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारीगण और दूसरे देश से आए हुए सभी डेलीगेट्स और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मैं सादर नमस्कार करता हूं। हम सबके लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में आज जल को बचाने को लेकर के ये कार्यशाला हुई, जल जगार के रूप में। हमारे सनातन संस्कृति में जहां जहां से नदियों का उद्गम हुआ है, जहां जहां से जल के स्रोत हैं, उसको हम सब देव स्थान मानते हैं और उनको पूजन आदि करते हैं। इसीलिए जल का कितना महत्व है ये हम सब जानते हैं। बिना जल के व्यक्ति क्या कोई भी जीव जंतु जिंदा ही नहीं रह सकता। और हम सब इस जल के महत्व को समझते हुए आने वाले समय में जो जल संकट आने वाला है उसको देखते हुए हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो इस प्रकार की कार्यशाला हुई है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक पेड़ मां के नाम जिस प्रकार से देश और दुनिया को संदेश दिया है पर्यावरण को बचाने के लिए, ये बहुत ही
सराहनीय है। आने वाले समय में भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, इस कल्पना को लेकर के हम सब काम कर रहे हैं और भारत देश और छत्तीसगढ़ दुनिया का नेतृत्व करेगा। इसी भावनाओं के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए नवरात्रि के पावन पर्व पर माता रानी सबको शक्ति दे, भक्ति दे और सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे, यही मैं माता कामना से बैगा पुजारी होने के नाते आशीर्वाद मांगता हूँ। सबको जय जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। जिस तरह से पानी की हर बूंद हमारे लिए कीमती है, उसी तरह कीमती है जन जन का सहयोग जल संरक्षण में, और वैसे ही कीमती है वो शब्द जो हमारे माननीय अतिथियों के मुखबिंद से यहाँ निकल रहे हैं। और अगले आशीर्वचन के लिए मैं सम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को उनके उद्बोधन के लिए। जल जगार महोत्सव सबसे पहले धमतरी की बिलाई माता नवरात्रि के इस पावन अवसर पर अंगार मोदी माता को प्रणाम करता हूँ आप सबकी ओर से कि नवरात्रि की शुभकामना आप सबके साथ, माता का आशीर्वाद आप सबको मिले और ये शानदार आयोजन जल जगार महोत्सव और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, हमारे सांसद महासमुन श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, सांसद काकेर श्री भोजराज नाग जी, बेमेतरा के हमारे विधायक साथी दीपेश साहू जी, राजिम के विधायक रोहित साहू जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रामू रोहरा जी, जिला अध्यक्ष धमतरी प्रकाश बैस जी, पूर्व विधायक श्रीमती रंजना साहू जी, पूर्व विधायक श्री इंदर चोपड़ा जी, हमारे मेहमान जो इस जल जगार में छत्तीसगढ़ में इस आयोजन में उपस्थित होने के लिए आए हैं, पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल जी का मैं स्वागत करता हूं, पद्मश्री पोपट राव जी का स्वागत करता हूं और हमारे फॉरेन डेलीगेट्स जो मेरे सामने बैठे हुए हैं उनका भी पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पूर्व महापौर अर्चना चौबे जी, बहन पंडित जी, प्रीतेश गांधी जी, अभी अभी जिन्हें पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष बनाया गया है नेहरू निषाद जी, मीडिया के हमारे साथी और आमंत्रित गण, मैं सबसे पहले इस आयोजन की कल्पना करने वाले जिले की हमारी टीम, जिला के जिलाधीश और सीओ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक बड़ी कल्पना, अच्छी कल्पना, जल के एक एक बूंद की चिंता करने के लिए जन जागरण का अभियान चलाने का ये 2 दिन का जल जगार उत्सव का आयोजन किया और इसकी लोकप्रियता ही दिख रही है। हजारों हजार लोग इसमें भागीदार कर रहे हैं। छात्र यहाँ आके अपनी अपनी बात डिबेट के माध्यम से विधानसभा के फोरम बनाकर अपनी बात कह रहे हैं। विदेश के हमारे डेलीगेट, हिंदुस्तान के पद्मश्री सरपंच और इस जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिन लोगों ने अपनी जीवन खपा दी, ऐसे इस क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों को बुलाकर धमतरी की इस धरती पे एक शानदार आयोजन का गया। पूरे जिले की टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ इस शानदार आयोजन के लिए। जगार का एक कार्यक्रम जिसमें डॉक्यूमेंट्री कंपटीशन, जल सभा, जल ओलंपिक, सावन मेला, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ड्रोन शो, अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से एक जागृति का प्रयास जो किया गया है निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सभी इस अभियान में, इस उत्सव में जुड़े हुए सभी विभाग के सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी गणों को
और यहाँ भाग लेने वाले हमारे सभी साथियों को शुभकामना और बधाई देता हूँ। रहीम ने ठीक कहा है, पानी का महत्व एक लाइन में उन्होंने बता दिया है कि जल का महत्व क्या है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष सून। पानी का इतना बड़ा महत्व है। रहीम जी ने हजारों साल सैकड़ों साल पहले एक एक बूंद पानी का महत्व समझा दिया। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि जल के लिए इतना हल्ला अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्यों हो रहा है, दुनिया में इतना हाहाकार क्यों है, धमतरी में जल जगार करने की जरूरत क्यों पड़ गई। आदमी सोचता है ना कि चारों तरफ तो पानी है, फिर पानी की कमी क्या हो जाएगी। आंकड़े देखेंगे, पूरे पृथ्वी को, ग्लोब को एक बार निगाह में डालेंगे, आपको लगेगा पृथ्वी के चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। 71% समुद्र है, 71%। यानी पूरे समुद्र का भूभाग 71% है, बाकी में मिट्टी है और बाकी में हमारा भूभाग है। जब 71% पानी है समुद्र में, तो फिर पानी की जरूरत क्यों पड़ेगी। इतना पानी है हमारे पास, नदी है, जल है, तूफान है। उसका मैं एनालिसिस बता रहा हूं, आप जानते भी हैं, विज्ञान के विद्यार्थी पढ़े भी होंगे, स्कूलों में, कॉलेज में इस बात को बताया जाता है। याद दिला रहा हूं वापस में फिर से बहुत पुरानी बात को, कि पानी का हिस्सा, हमारे हिस्सा कितना है पानी। इसको सुनने के बाद आप आश्चर्यचकित रहेंगे और मेरे से कुछ प्रश्न भी करने चाहेंगे। समुद्र का पानी जो होता है, पूरे उपलब्ध जल का, यानी जितना पानी उपलब्ध है पृथ्वी में, उसका 97%, 97% समुद्र का खारा पानी है, जिसको पी नहीं सकते। 97% पानी। तो जब पूरा पानी खारा हो गया, जिसका आप उपयोग नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, तो भाई पीने के लिए पानी कितना है हमारे पास। उसका एनालिसिस आपको बताओ कि 3% बच जाता है 97 के बाद, और वो 3% पानी में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का जो बर्फ है, ग्लेशियर है, बर्फ के रूप में जो पानी है हजारों साल से, वो 2.4% है, जिसका उपयोग नहीं कर सकते आप। 97 प्लस 2.4%। अब आपको लगेगा हमारे लिए पानी कितना है, मनुष्य के लिए कितना है। 0.6% पानी सिर्फ आपके लिए उपलब्ध है पूरे पृथ्वी में, 0.6%। इसलिए हाहाकार है। इतना ही पानी है। यदि एक मग्गा में पानी लोगे आप, जो पूरा पृथ्वी का जल है, तो छोटे से कटोरी में आधा कटोरी जल होगा जो पीने लायक रहेगा, बाकी के बाकी सब खारा और वेस्ट पड़ रहेगा। उस 0.6% वाटर में भी कितना प्रदूषण कर रहे हैं। जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारा शरीर है, जो हमारा निर्माण हुआ है, 5 एलिमेंट बोला जाता है। आयुर्वेद में इसको पंचभूत कहते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ये सब फ्री में मिलने वाला है। हवा भी आपको फ्री में मिलता है और पानी भी फ्री में मिलता है। मगर जब कोविड आया तो हमको समझ में आया कि हवा कितना कीमती है। ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए गली गली भटकते रह गए थे और शुद्ध वायु हवा नहीं मिल रहा था, तो लोगों के समझ में आया कि वायु की कीमत क्या है, ऑक्सीजन कितना कीमती होता है, समझ में आ गया उस दिन। जब एक बॉटल पानी 10 से 50 रुपए में मिलता है, तो लोगों को समझ में आता है कि पानी की कीमत क्या है। और उसी जल को, जो 0.6% जो पृथ्वी में उपलब्ध है, सिर्फ 0.6% वाटर, जो ग्राउंड वाटर है, जमीन के नीचे है, जो नदी में है, जो तालाब में है, जो झरने में है, जो कुएं में है, जो बावली में है, उसको भी हम प्रदूषित करते जा रहे हैं। दुनिया के सारे फैक्ट्री के पानी उसी में जा रहा है। गंगा नदी में पूरा का पूरा लेदर का सड़ा हुआ पानी जा रहा है। जितने शहर हैं बड़े बड़े, उसके जितने भी खराब पानी है, वो सब नदियों में जा रहा है, और आप उसी को पी रहे हो, हम उसी को पी रहे हैं।
सारी दवाइयां जो डालते हैं हम फसल पे, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, वो डिजॉल्व होकर फिर वापस पानी आता है, हमारे पीने लायक पानी में मिल जाता है। हम जहरीला पानी पी रहे हैं, हम जहर पी रहे हैं। अभी भी यदि सावधान नहीं रहे और पानी की रक्षा के लिए चिंता नहीं किए, जल के भूगर्भ के नीचे जो पानी है, बहुत बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं इस आज कार्यक्रम में, आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले धमतरी के आसपास 30 फीट खोदने में कुएं में पानी निकल जाता था, 100 फीट में नलकूप में पानी मिल जाता था। अब वो 100 फीट वो चले गए, 300 फीट 400 फीट में नल में पानी, नलकूप में पानी नहीं मिलता, पानी नीचे जा रहा है। अब मुझसे एक प्रश्न पूछते हैं विज्ञान के विद्यार्थी की, नीचे जा रहा है तो आपको क्या दिक्कत? हम 100 फीट और गहरा बोर कर देंगे। फिर वही गलतफहमी, ये जो डिबेट का विषय था ना आप लोगों का, उस विषय में मैं कुछ पॉइंट ऐड कर रहा हूं जो आपको जीवन भर काम आएगा। क्या रीजन है? क्योंकि मैं अब स्पीकर की भूमिका में बोल रहा हूं कुछ बातें। स्पीकर कहाँ है वो हमारी? हाँ, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। बहुत शानदार। तुमने कुर्सी में बैठे तो दबना हो चाहिए, कुर्सी में दबाव रहना चाहिए। अब तुम जब बैठे होगे तो पूरा दबाव बना होगा। बहुत बढ़िया। तो जल के बारे में, जो भूजल है वो हम बर्बाद करते जा रहे हैं। और जो पानी का मैं बताना चाह रहा था, आज ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, कोई पढ़ाने नहीं आया हूं मैं, वैसे मैं बताना चाहता हूं, बच्चे हैं इसलिए बता रहा हूं कि जो जल नीचे है उसका नीचे जाने का नुकसान क्या होता है। मरुस्थल कैसे बनते हैं? जब जल स्तर नीचे चला जाता है, और जैसे साल का पेड़ है, जैसे महुआ का पेड़ है, जैसे कुसुम का पेड़ है, जैसे सैगोन का पेड़ है, औला हर्रा बहरा का पेड़ है, वो 30 फीट से ज्यादा पानी जड़ उसका नहीं जाता। यदि जल स्तर 30 फीट से नीचे चला गया, 40 फीट चला गया, वो जड़ में पानी खींचना बंद कर देता है और ये सब के सब पेड़ सूखने लगते हैं। बहुत सारा एरिया रेगिस्तान होता जा रहा है। इसलिए हो रहा है कि जल स्तर नीचे जा रहा है। जड़ पानी को नहीं मिला तो पूरे के पूरे रेगिस्तान में बदलता जाता है। राजस्थान का रेगिस्तान गुजरात का फैलता जा रहा है। इसीलिए पानी को नीचे और जाएगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान प्रकृति के लिए होता है। और ये जो गोष्ठी हुई है, एक और बहुत अच्छे आंकड़े हैं जो आप लोगों को याद भी है, मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि धान की हम खेती करते हैं। धमतरी में तो डबल क्रॉप है, 100% 2 फसल लेते हैं। 1 kg राइस, 1 किलो चावल बनाने में आपको सुनकर थोड़ा ताजुब होगा और अविश्वसनीय लगेगा। 1 kg राइस बनाने में 250 लीटर पानी लगता है। 2,500 लीटर पानी 1 किलो चावल को उपजाने में लगता है। यदि आपने 2 बार चावल छोड़ दिया खाने की थाली में, आधा किलो 1 किलो, तो 700 लीटर पानी को वेस्ट कर दिया। और गर्मी में जो धान पैदा करते हैं उसमें 3000 लीटर पानी 1 किलो धान पैदा करने में लगता है। वैज्ञानिक आंकड़े हैं ये। उस आंकड़े को मैं बता रहा हूं क्योंकि आज का विषय ही जल जगाड़ है। और चिंता ये पीढ़ी नहीं करेगी, नई पीढ़ी की नहीं करेगी। बूढ़े तो चले जाएंगे तो 4-5 साल में। चिंता तो युवकों को करना है, जिनको अभी 60-70 साल जीना है, बाकी लोग तो निपट जाएंगे। तो ये चिंता तो न्यू जनरेशन के लिए है ना भाई, कि हम आने वाला हमारा कल क्या है, इस पृथ्वी को हम कैसे छोड़ना चाहते हैं। लोग बोलते हैं ग्रीनरी ग्रीनरी, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। इस मुहिम का भी एक बड़ा विषय, पेड़ एक पंप है। हमारे सांसद जी बैठे हैं भैगाज महाराज, सुदूर अंचल के बस्तर, तो उनको मालूम है साल का पेड़ जब 60 फीट 50 फीट से पानी खींचता है
तो गर्मी के दिन में उसके नीचे बैठ जाओगे तो आपके गाल में पानी की बूंद टपकते महसूस होता है। महसूस किए होंगे आप लोग, पता नहीं कौन किया है कि नहीं, मैंने किया है। साल तो पे पानी छोड़ता है, पंप है वो। प्रकृति का बैलेंस कैसे होता है, ग्राउंड वाटर को ऊपर ले जाके छोड़ना एटमॉस्फेयर में और उसकी नमी को हमारे लिए फिर वापस करना, ऐसे अद्भुत वृक्ष है इस पृथ्वी में। क्या ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं। और 2 दिन तक कलेक्टर महोदय ने बहुत समझाया भी और बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ आके बोल के चले गए। मैं तो आखिरी वक्ता है, मेरे बाद एक वक्ता और है, माननीय मंत्री जी और बताएंगे। तो मैं तो सिर्फ मिलने आया था और मेरा सौभाग्य है कि मैं 15 साल मुख्यमंत्री रहा। 15 बार मैं यहाँ पे आया, किसी न किसी कार्यक्रम सेंटर ही आया, डैम साइट में भी आए, मगर आपको आश्चर्य होगा कि पहली बार माता के दर्शन करके आया। ये अद्भुत मेरे लिए वो स्मरणीय क्षण। भैया ने कहा वहां पे कि साहब बहुत दिन बाद आए, मैं नहीं पहली बार आया। जब माता बुलाती है तभी आते हैं, ये कहा जाता है। तो आज बुलाया था तो मैं आ गया। बीच में थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, अब बिल्कुल ठीक हूँ माता की कृपा से। तो आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अभी आप सबसे बात करूंगा, आज तो बस ज्यादा लंबा नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। और सदैव आपको सुनना ऐसा लगता है मानो हम अपने अभिभावक को सुन रहे हों। और जो मार्गदर्शन आपने किया है हमारा इन सभी वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, मुझे लगता है सिर्फ युवाओं के लिए नहीं बल्कि इस मंच के सामने दर्शक दीर्घा में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये मार्ग प्रशस्त करेगा। और आपकी बातों को हम बिल्कुल आगे ध्यान में रखते हुए जल संचय के लिए जितना आगे हम काम कर सकते हैं वो हम आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से चिंतन के लिए आपने विषय हम सभी के लिए छोड़ा है, उस पर हम विचार भी करेंगे। और नई पीढ़ी को जो दायित्व आपने दिया है, हमें पूरी उम्मीद है कि उसका निर्वहन भी वो बखूबी करेंगे। और अब हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं उप मुख्यमंत्री महोदय श्री अरुण साहू जी को उनके आशीर्वचन के लिए। जल जगार के समापन के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, मंच में विराजमान महासमुंद की बहुत ही मेहनती सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, बहुत ही सहज सरल हमारे कांकेर के सांसद आदरणीय भोजराज नाग जी, हमारे राजिम के विधायक आदरणीय रोहित साहू जी, बेमेतरा के विधायक आदरणीय दीपेश साहू जी, पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल जी, पद्मश्री पोपट राव पवार जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री रामू रोहरा जी, पूर्व विधायकगण श्रीमती रंजना साहू जी, इंदर चोपड़ा जी, प्रीतम साहू जी, पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश बैस जी, बालोद जिले के अध्यक्ष पवन साहू जी, प्रीतेश गांधी जी, अमिताभ कुंडू जी, जिले की कलेक्टर नम्रता गांधी जी, हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष नेहरू निषाद जी, अन्य सभी सम्माननीय अतिथिगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज माता अंगार मोती के इस पावन धरा में, चंडी माता के पावन धरा में और गनरेल डैम के किनारे यह जो ऐतिहासिक आयोजन हुआ है, मैं पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर जल पर विचार, दुनिया का समर्थन, वाटर कंजर्वेशन एंड सेविंग ऑफ वाटर
is now the burning and very, very relevant topic for the world. It is most relevant topic for the world to save the water and to prepare for conservation of water. ये जो शब्द लिखे हुए हैं इन होर्डिंग्स पे, thousands have lived without love. हजारों बिना प्यार के जी सकते हैं, पर पानी के बिना एक भी जी नहीं सकता। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ये नारे हमने बहुत लगाए, ये बार बार हम बोलते हैं, और मुझे लगता है कि केवल हम बोलते ही हैं, करते कुछ नहीं है। ये जो कहा जाता है कि जल ही जीवन है, ये केवल मछली के लिए नहीं है। जल ही जीवन ये हम सब के लिए भी है। और जो दुनिया के सामने जल का संकट खड़ा होने वाला है, इससे बचने के केवल दो ही तरीके हैं, एक तो जल का संचय और जल का संरक्षण। हमारे वेदों में, पुराणों में जल को लेकर कितनी बातें कही गई है, कितना महत्व है हमारे वेदों में, पुराणों में कितना महत्व दिया है हमारे वेद पुराण ने जल को। प्राचीन समय से, हमारे पौराणिक काल से हमारे विद्वान, हमारे संत महात्मा ये सब इस बात को जानते थे। डॉक्टर साहब ने जो आंकड़े बताए, उन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने, हमारे वेदों ने, पुराणों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने हमें सचेत किया, हमें बताया कि जल का हमारे जीवन में कितना महत्व है, जल का कैसे उपयोग करें, जल का संचय कैसे करें। ये बार बार समझाया, बार बार बताया, पर हमने शायद उससे सबक नहीं लिया। और आज अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी की जब घोर संकट उत्पन्न होती है, कैसे हो जाता है जीवन, कैसे लोगों को तकलीफ होती है बिना जल के। इस बात की आप कल्पना करें, और कल्पना करें तो आपको ध्यान में आएगा कि ये बहुत भयावह स्थिति हो गई है, बहुत कठिन हो गया है। और इसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। जिस प्रकार का काम श्याम सुंदर पालीवाल जी ने अपने पंचायत में किया, जिस प्रकार का काम पोपटराव पवार जी ने किया है, इन सबसे हमको प्रेरणा लेनी पड़ेगी कि मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में जल का संचय मैं कैसे करूं, जल का संरक्षण मैं कैसे करूं, लोगों को कैसे प्रेरित करूं। ये हम सबको ये प्रेरणा देता है। धमतरी जैसे स्थान पर, माता अंगार मोती की इस धरती पर, मां चंडी की पावन धाम, इतने बड़े गंगरेल डैम के किनारे इतना बड़ा आयोजन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। मुझे लगता है कि एक बार तालियों से नम्रता गांधी जी का अभिनंदन होना चाहिए, इतना बड़ा कार्यक्रम किया, इतने जागरूकता के काम, पूरा कैंपस, पूरे प्रदेश और देश में इस कॉन्फ्रेंस की चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर हो रहा है, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, विदेश के हमारे मेहमान आए। We have here the foreign delegates, we have the experts here to motivate us, to
guide us how to save the water, how to conserve the water. और इसलिए आज जब भारत सरकार की योजनाएं आप देखें, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जल जीवन मिशन का काम, जल शक्ति अभियान का काम, अमृत सरोवर, अमृत मिशन, एक पेड़ मां के नाम, आप कल्पना कर सकते हैं कि पेड़ को मां से जोड़ना और ये जो गंभीरता है इस बात को, इसको बताता है कि किस प्रकार से हम कहां खड़े हैं। और इसके जो नौजवानों के बीच कार्यक्रम हुआ है, बहुत प्रकार के अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं, उन सब कार्यक्रमों का उद्देश्य ये है पानी बचाने का काम, पानी बचाने का काम और वर्षा के पानी का संरक्षण का काम। ये हम सबको आगे बढ़कर करना पड़ेगा। समाज को, आप सबको आगे आकर इस काम में सहयोग करना पड़ेगा, तभी ये संभव होगा। अन्यथा जो डॉक्टर साहब ने कहा कि मरुस्थल कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज नहीं तो ये संकट में हम आने वाले हैं। सौभाग्य से मैं पीएचई विभाग मेरे पास है, नगरीय प्रशासन विभाग मेरे पास है। लगातार मैं इस दिशा में काम कर रहा हूं कि किस प्रकार से जल संचय हो, किस प्रकार से वाटर लेवल हमारा बढ़े, इस दिशा में योजना बनाकर काम कर रहे हैं। सैटेलाइट का उपयोग कर रहे हैं, हैंडपंप के पास पीट बनाकर वाटर संचय की हम तैयारी कर रहे हैं। मैं तो आग्रह करूंगा आप सबसे कि हमको जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमसे स्वच्छता का आह्वान किया, स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत किया और देश में स्वच्छता एक जन आंदोलन बन गया। हम सबको मिलकर जल संचय, जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन करना पड़ेगा। जनता को आगे आकर इस दिशा में काम करना पड़ेगा। यही इस जल जगार का सार्थकता है। बहुत सारे विशेषज्ञों ने आपके बीच अपनी बात रखी है, मैं तो केवल थोड़ी सी बात आपके ध्यान में लाया हूं। डॉक्टर साहब तो पूरे तथ्य आपके सामने रखे हैं। डॉक्टर साहब ने जो बातें कही है वो हम सबको प्रेरित करेगा कि हम जल संचय और जल संरक्षण के दिशा में बढ़े। मैं कलेक्टर नम्रता गांधी जी और उनकी पूरी टीम को इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण आयोजन के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको नवरात्रि की विजयदशमी की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो हमारी हौसला अफजाई की है, हमारे प्रयासों को सराहा है, इसलिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आज के इस क्षण को यादगार बनाने के लिए एक छोटी सी चिन्हारी जो हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा है, जिसे हम प्रेम से चिन्हारी कहते हैं, अब बारी है स्मृति चिन्ह भेंट करने की। और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को नम्रता गांधी जी कलेक्टर धमतरी स्मृति चिन्ह दे रहे, साथ ही कृष्णा जाधव जी माननीय अतिथिगण को स्मृति चिन्ह दे रहे हैं। देश को संदेश देने के लिए इसे कागज में लपेटा गया है, इस स्मृति चिन्ह को। ये कहीं पर भी प्लास्टिक से इसलिए लपेटा गया ताकि हम बता सके कि हमें पर्यावरण की कितनी चिंता है। दीपेश कपिल जी से हम आग्रह करते हैं कि माननीय सांसद महोदय भोजराज नाथ जी और माननीय सांसद महोदया रूप कुमारी चौधरी जी हमारे बीच हैं, उन्हें आप स्मृति चिन्ह देंगे। श्री मरकाम जी से आग्रह है वो हमारे एमएलए साहब श्री दीपेश साहू जी को और श्री रोहित साहू जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। और इसके साथ ही हम आदरणीय मरकाम जी से भी यही आग्रह करते हैं कि मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथियों को वे स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे और अधिकारियों को हम ये आग्रह करते हैं जी मंचस्थ सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। ये स्मृति जी हमारे बीच उपस्थित हैं, प्रदेश गांधी जी हमारे बीच हैं,
आदरणीय चोपड़ा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मरकाम जी से हम आग्रह करते हैं कि स्मृति चिन्ह भेंट करें। आदरणीय चोपड़ा जी हमारे बीच हैं। ये स्मृति चिन्ह प्रतीक है हमारे प्रेम का, ताकि आपकी स्मृति में हम सदैव बने रहें। और आप सभी के बीच आभार व्यक्त करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं सीईओ जिला पंचायत रोमा श्रीवास्तव जी को। इस 2 दिवसीय जल जगार महोत्सव में पधारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय सांसद एवं सम्मानीय जनप्रतिनिधि डेलीगेट्स, सम्मानीय जनता एवं मीडिया के साथी, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। हम सब जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य में जल संचय एवं संवर्धन की नई शुरुआत होगी। आप सभी का जिला प्रशासन की तरफ से उपस्थिति हेतु सादर आभार। I thank all foreign delegates who attended and provided valuable inputs in the topic. धन्यवाद के साथ कार्यक्रम का समापन घोषणा करती हूँ। Thank you.